एवरीवन, कैसे हो सब लोग। तो दोस्तों आज हम करेंगे AIMT4 का एनालिसिस जो अभी 5 नवंबर को हुआ था, तो उसका हम एनालिसिस करेंगे अभी, क्योंकि कल वो LRDI सेक्शन का एनालिसिस नहीं हो पाया था। तो आज मैं आपको सारे क्वेश्चन दिखाऊंगा। जैसा कि आप सब लोग जानते हो, पेपर थोड़ा सा इजियर साइड पे था, ठीक है। तो ऐसा अगर पेपर कैट का आता है तो डेफिनेटली इसके अंदर आप 3 सेट कर सकते हो, मतलब 40 मिनट में 3 सेट से ज्यादा ही हो जाएंगे। तो एक बार जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में बताओ कि आप लोग अग्री करते हो कि ओवरऑल पेपर इजी था कल, मतलब LRDI सेक्शन डेफिनेटली इजी था। हाँ, और कौन सा सेट आपको सबसे पहले पिक करना चाहिए था, तो जल्दी से देखते हैं कौन से सेट्स आए थे। अच्छा, उससे पहले मैंने आपको एक स्प्रेड अप्रोच बताया था कि यार जब भी आप LRDI सेक्शन को अटेम्प्ट करते हो तो आप ये स्प्रेड अप्रोच यूज कर सकते हो, मतलब स्कैन, पिक, रीड, एनविसेज, एनालाइज एंड आंसर एंड डंप। ठीक है, तो सबसे पहले आप 5 से 6 मिनट का समय स्पेंड करो। आप चाहो तो अगर पेपर थोड़ा इजी है, जल्दी समझ में आ गया, तो मे बी 2 से 3 मिनट में भी आप पता कर सकते हो कौन से आपको वो 2 सेट पहले अटेम्प्ट करने हैं। मतलब उसमें भी सबसे पहला कौन सा करोगे, फिर दूसरा कौन सा लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद में आपने पिक कर लिया, तो उसके बाद जो सेट आप पहला करने वाले हो उसको आप कंप्लीटली रीड करोगे, और रीड करते समय आप उसको विजुलाइज करोगे कि सिचुएशन क्या है। ठीक है, अगर कोई गेम्स एंड टूर्नामेंट का सिचुएशन है तो प्लीज विजुलाइज दैट, या फिर कोई वेन डायग्राम का क्वेश्चन लग रहा है तो विजुलाइज द वेन डायग्राम। 3 सेट है, 4 सेट है, जो भी है, तो उसको विजुलाइज करते हो एंड देन यू अंडरस्टैंड कि हाउ कॉम्प्लिकेटेड इज इट गोइंग टू बी, मतलब क्या ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा या ये इजी होगा, एंड सो एंड सो फोर्थ, राइट। And then you further analyze it. Along with that you also check the questions and you start answering it, right? तो हम ये अप्रोच यूज करते हैं। अगर कोई सेट आपने ऐसा पिक कर लिया जो आपको लगता है कि इजी, आपको इनिशियली लगा इजी है, पर जब आपने उसको एनालाइज करना शुरू किया आपको लगा कि यार इसमें तो बहुत सारे पॉसिबिलिटी बन रहे हैं, और आप अगर उसको छोड़ने वाले हो तो आप क्या करोगे, छोड़ने से पहले आप एटलीस्ट उसके क्वेश्चन देख लो। जो टीटा क्वेश्चन है जिसमें लिमिटेड पॉसिबिलिटी बन रही है, ट्राई टू आंसर इट, या फिर कोई स्मार्ट गेस से अगर कोई क्वेश्चन आंसर हो जाता है, एक आध 2 पॉइंट से कोई क्वेश्चन डायरेक्टली आंसर हो जाता है, तो ये सारी चीजें आपको करनी है। और इसके लिए मैं एक्चुअली कल से एक नई सीरीज भी शुरू कर रहा हूं, ठीक है, कंप्लीट रिवीजन एंड क्रैश कोर्स सीरीज फॉर LRDI, तो उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। बट उम्मीद करता हूं आप सबको ये पता है। अच्छा दोस्तों, एक बार चैट बॉक्स में जल्दी से मुझे बता दो क्या ऑडियो वीडियो सब बराबर है। यार मैं ये तो पूछना ही भूल गया एवरीवन। या जस्ट अ मोमेंट गाइस, आपके चैट्स मुझे नहीं दिख रहे यार, ये क्या इशू है इसका। हाँ, एवरीवन जस्ट टाइप समथिंग इन द चैट बॉक्स। आई एम नॉट एबल टू सी योर चैट्स। यार क्या हुआ है, ये चैट डिसेबल्ड है क्या? एक सेकंड, एक बार कंफर्म कर लेते हैं। या ऑल गुड ना, ग्रेट ग्रेट, ठीक है, यस, तो ठीक है, चलो फाइन। सो दोस्तों पहले मैं आपको दिखा देता हूं कौन से 4 सेट थे, ठीक है। ये आपका पहला सेट था, लेट मी जस्ट चेंज द कलर। सो दिस वाज द फर्स्ट सेट, राइट। what do you think is the level of difficulty of this set? Can you please type it in the chat box according to you? क्या ये सेट हमें पहले करना चाहिए था इस पेपर में? जल्दी से, level of difficulty according to you for this set, easy, moderate, difficult। क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि ये ट्रिकी तो है, ये सेट थोड़ा सा ट्रिकी था, बट अगर आपको सही पॉइंट मिल गया, अगर आपने सही पॉइंट से शुरू किया, तो शायद ये किसी के लिए इजी भी हो सकता है। इनफैक्ट देयर माइट बी सम स्टूडेंट्स जिन्होंने इसमें 5-7 मिनट डाल दिया और उनको कुछ पता नहीं चला और उन्होंने छोड़ के आगे गए होंगे। दोनों पॉसिबिलिटी लग रही है मुझे इसमें, है ना। तो आपका कैसा रहा ये सेट? सो या समवन इज सेइंग LOD2 मॉडरेट, ओके, समवन आल्सो फेल्ट इट वाज इजी। तो वही चीज है ना कि अगर आपको स्टार्टिंग पॉइंट सही मिल गया, शायद आपको ये सेट इजी भी लगा होगा, है ना, क्योंकि एक्चुअली ये सेट इजी था बट ट्रिकी भी था। तो ट्रिकी सेट वो होते हैं दोस्तों कि अगर आपको उसका पॉइंट मिल गया, अगर आपका स्टार्टिंग पॉइंट मिल गया, एकदम स्मूथली आगे बढ़ जाएगा। अगर वो मिला ही नहीं, शायद आप उसको सॉल्व भी ना कर पाओ, तो ये सिनारियो हो जाता है, ठीक है। तो देखेंगे इसको। सो दिस वाज वन सेट, मतलब इसके अंदर अगर बाकी के सेट दिखते हैं तो ये सेट हमें पहले 2 सेट में तो नहीं लेना चाहिए था, क्योंकि हमें इजी सेट मिलेंगे। जैसे ये वाला सेट है दोस्तों, डू यू ऑल अग्री दिस वाज द मोस्ट इजी सेट प्रोवाइडेड यू कैन विजुअलाइज थिंग।
अगर आपको थोड़ा सा क्यूब कटिंग पता है, अगर नहीं भी पता है, आज मैं पूरा समझा दूंगा आपको, इसके साथ में क्यूब कटिंग आपको पूरा आ जाएगा, ठीक है। बट अगर आप विजुलाइज भी करते हो तो भी ये क्वेश्चन काफी इजी था, मेरे हिसाब से ये इजी था। LOD1, ठीक है, LOD1, डू यू ऑल अग्री? एक बार जल्दी से करो। नहीं नहीं जयेश, देयर इज अ सेपरेट टीम हु सेट्स द पेपर, ठीक है, मतलब मैं सेट नहीं करता हूं पेपर। ओके चलो, 5 मिनट सेट। अच्छा, सो दिस वाज सेकंड सेट जो इजी था, डेफिनेटली ऑल ऑफ यू वुड अग्री। व्हाट अबाउट दिस वन? इन अ ग्लोबल मार्केट देयर आर 3 टाइप ऑफ कंपनी, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। क्या ये सेट, थर्ड सेट जो आपका था, इसको क्या कहेंगे? इजी, मॉडरेट, डिफिकल्ट? क्योंकि ये डेफिनेटली थोड़ा सा अलग सिनारियो था, ठीक है, ये थोड़ा सा अलग सिचुएशन था। एंड जैसा मैंने हम आगे भी कहा है, हमेशा कहता रहता हूं कि गाइस कैट के अंदर आपको नया सिचुएशन एक्सपेक्ट करना होगा। दे ट्राई टू कम अप विथ न्यू सिचुएशंस, ठीक है, बट समथिंग विच इज प्रैक्टिकल। मोस्ट ऑफ द टाइम प्रैक्टिकल होते हैं, हाइपोथेटिकल बहुत ही कम आते हैं, ठीक है, राइट। सो या, so this set was also actually easy अगर आपको समझ में आ गया तो। पर इसमें एक कॉमन मिस्टेक है जो स्टूडेंट्स करते हैं, तो देखेंगे, राइट। ओके गाइस, एक बार सब लोग अपने LRDI कल के मॉक टेस्ट का LRDI का स्कोर एक बार चैट बॉक्स में टाइप कर लोगे? एवरीवन कैन यू प्लीज टाइप योर मॉक टेस्ट स्कोर्स? LRDI सेक्शन का स्कोर टाइप करो, ओवरऑल नहीं, और स्कोर परसेंटाइल नहीं, मार्क्स, मतलब आपका 60 में से कितना मार्क्स आया, ठीक है। LRDI सेक्शन आपका 60 मार्क्स का था, 20 क्वेश्चन, तो आपका कितना स्कोर आया LRDI सेक्शन में, बताओगे जरा? एंड दिस वाज द लास्ट सेट, फोर्थ सेट। ये सेट भी थोड़ा सा अलग डायग्राम है, वैसे तो इसको कैंडल चार्ट कहते हैं, कैंडल स्टिक्स कहते हैं, जो हम शेयर मार्केट वगैरह में यूज करते हैं, डे हाई डे लो ये सब दिखाता है, ग्रीन एंड रेड कलर के कैंडल्स होते हैं। तो यहाँ पे वही कॉन्सेप्ट को यूज किया है थोड़ा अलग तरीके से। मतलब अगर आपने डेटा इंटरप्रिटेशन की प्रैक्टिस करी हुई है तो ये सेट मुझे ऐसा लग रहा है कि ज्यादातर स्टूडेंट्स को इजी लगेगा। इसके अंदर थोड़े से कैलकुलेशंस थे, ठीक है, एक्यूरेसी अच्छी है, डेफिनेटली आप सब लोग इसको कर सकते थे। तो चलो अभी ये काम करते हैं, सेट को एनालाइज करते हैं। सो वी हैव समवन हु स्कोर्ड 34 ऑन एन एवरेज, स्टूडेंट्स के 15 मार्क्स है। दोस्तों एक तरफ तो आप कह रहे हो कि सर सेट तो सारे इजी मॉडरेट है, तो आपके मार्क्स क्यों 15 दिख रहे हैं? मतलब यू आर सेइंग कि आपने सिर्फ 5 क्वेश्चन सही किए, जबकि आप खुद ही ज्यादातर लोग चैट बॉक्स में लिख रहे हो कि सेट तो इजी थे। तो कहां पे गलत चले गए? मतलब क्या आपने गलत इंटरप्रेट कर लिया, फिर एनालिसिस करने के बाद आपको इजी लगा, ठीक है, या फिर आप कैलकुलेशन में गलती कर बैठे, आपको आता था बट कैलकुलेशन में गलती हो गई? कहां पे गलत हुए? जब प्लीज मेंशन इन द चैट बॉक्स, क्योंकि मुझे यहां पे एवरेज स्कोर तो 15 के आसपास दिख रहा है, ज्यादातर स्टूडेंट्स का 15 मार्क्स का स्कोर है यार। तो ये तो काफी इजी पेपर था, LRDI का सेक्शन तो मुझे तो इजी लग रहा है, आप लोग भी एक्नॉलेज कर रहे हो, ठीक है। तो चलो वही चीज हमें समझनी है कि कैसे इसको हम अटेम्प्ट कर सकते थे। एंड दोस्तों जैसा मैंने बताया कि कल से ये सीरीज शुरू हो रही है, तो आज मैंने 8 बजे 8 PM दैट इज राइट आफ्टर दिस सेशन आई विल बी कमिंग लाइव वेयर आई विल टेल यू कि ये LRDI क्रैश कोर्स जो है उसमें हम कैसे आगे बढ़ेंगे, हमें कौन सी चीजों पे फोकस करना है, ठीक है। तो आप प्लीज मेरे साथ में आज रात को टुडे एट 8 PM आप मेरे साथ जुड़ जाना, यहाँ पे इसी चैनल पे लाइव में आऊंगा। 8 का शायद 8:15 हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि ये एनालिसिस हमारा कितना चलता है, ठीक है ना। तो दोस्तों उसमें आपको सारी चीजें मैं बताऊंगा कि LRDI में अगर आने वाले 20 दिन में आपको स्कोर बढ़ाना है तो आपको क्या चीजें करनी चाहिए, और हम ये क्रैश कोर्स में कौन सी चीजों पे फोकस करेंगे, राइट। ओके हितांश, अरे भाई ये किंग विंग ऐसे वर्ड ना यूज किया करो यार, ठीक है, बट ग्लैड कि आपको अच्छा लगता है, समझ में आता है मेरा तरीका। हाँ यस कंचन, एक्सेप्ट दोस्त दिवाली डेज या कुछ भाई दूज या ऐसा कुछ रहेगा तो फैमिली फंक्शन है तो शायद उस दिन ना ले पाऊँ, बट कोशिश ये रहेगी कि यार आने वाले 20 दिनों में आपको मैं उस जगह पे ले जाऊं कि यार आप 2 सेट सॉल्व करके आ जाओ, ठीक है। मतलब यार 15 मार्क्स पे तो काम नहीं चलेगा, आपको भी पता है 15 मार्क्स अगर आप LRDI में लेके आ जाओगे तो यार कैसे चलेगा?
15 मार्क्स मतलब क्या हुआ, 5 क्वेश्चन यार, 5 क्वेश्चन पे नहीं चलेगा, हमें 10 क्वेश्चन सही करने का टारगेट सेट करना है। एंड आई थिंक आई कैन हेल्प यू डू इट। मैं अपनी बेस्ट कोशिश करूंगा और मैंने कुछ अप्रोच तैयार किया है। अगर मैं वो ट्रांसपायर कर पाया, मतलब अगर मैं वो चीज आपसे करवा पाया, डेफिनेटली आप 10 क्वेश्चन सॉल्व करके आ जाओ, ये मुझे लग रहा है। ठीक है, जैसे सबसे पहली चीज होती है स्टार्टिंग पॉइंट। यार कोई भी सेट आएगा, नया सेट आने वाला है, चाहे वो कैंडल स्टिक टाइप था या स्मॉल कैप मिड कैप वगैरह कंपनीज था अक्वायर कर रही है, ठीक है ना, तो या फिर वो क्रिकेट वाला भी सेट थोड़ा अलग ही था वैसे, कि आपको डिफरेंस दिया हुआ है टीम के स्कोर का, आपने शायद ही ऐसा सेट देखा होगा। डू यू ऑल अग्री? तो नया सिचुएशन आने वाला है, लेकिन उसको शुरू कहां से करें और कैसे पता चलेगा यहां से शुरू करना है? तो जब हम बार बार अलग अलग सेट लेके ये चीज की प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली हमारा माइंड कंडीशन हो जाएगा कि यार एग्जाम में आपको पता चल जाएगा यहां से शुरू करते हैं। तो ये चीजों मैं आपको बताऊंगा इस सेशन के बाद, ठीक है। चलो दोस्तों, सब लोग ये टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। अब हम शुरू करते हैं अपने एनालिसिस से एवरीवन। तो जैसा मैंने कहा कि हमें सबसे पहले इजी सेट पिक करना है, और सबसे इजी मेरे हिसाब से क्यूब कटिंग वाला था, ठीक है। तो क्यूब कटिंग वाले सेट को देखते हैं एवरीवन। प्लीज गो थ्रू दिस डेटा। अगर आपने ये सेट अटेम्प्ट नहीं किया था तो एक बार ये डेटा पढ़ लो, मैं तब तक आपको चीजें समझा देता हूं, ठीक है। तो दोस्तों एक 3x3 क्यूब है, ओके, 3x3 क्यूब है, कुछ इस तरीके से दिखता है क्यूब, और फिर आपने उसको 1x1 के 27 पीसेस में कट किया है ना। 27 आइडेंटिकल क्यूब ऑफ एज 1 सेंटीमीटर ईच आर लेबल्ड विद द स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट 27 natural numbers, ठीक है। each cube is labeled with a distinct number. These cubes are assembled to form a bigger 3 centimeter cube. मतलब हमने क्या किया है, पहले 1x1 के छोटे छोटे क्यूब लिए और फिर हमने बड़ा क्यूब बनाया, ठीक है। मतलब हमने कैसे उसको अरेंज किया वो यहाँ पे लिखा है। द फॉलोइंग पैटर्न इज फॉलोड इन अरेंजिंग द स्मॉलर क्यूब्स इन ऑर्डर टू मेक द बिगर क्यूब। तो कुछ पैटर्न आपको बताया हुआ है, और फिर आपने उसको छोटे छोटे क्यूब्स को अरेंज करके बड़ा क्यूब बनाया, और फिर उसको फेसेस को पेंट किया है। ये इसके ऊपर आते हैं, इसके लिए मैं कुछ कुछ विजुअल इफेक्ट्स मैं आपको दिखाऊंगा, उससे समझ में आ जाएगा। बट सबसे पहले एक चीज समझो यहाँ पे दोस्तों, एक चीज समझ लो कि अगर कोई भी आप एक सपोज 3x3x3 का क्यूब लेते हो, ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आपको क्यूब दिखता है। अब अगर मैं इसको कट करता हूं एंड 27 स्मॉलर क्यूब्स में कन्वर्ट करता हूं, या फिर 27 स्मॉलर क्यूब्स लेके 1x1 के 27 स्मॉलर क्यूब्स लेके अगर मैं बड़ा वाला क्यूब बनाता हूं, दोनों एक ही बात हुई, ठीक है, वो पहले समझ लो। तो दोस्तों अगर मैं इसको कट करता हूं तो कुछ इस तरीके से मैं यहां पे कट करूंगा, ठीक है, कुछ इस तरीके से कट करूंगा तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा। डू यू ऑल एग्री गाइस? कुछ इस तरीके से दिखेगा आपको। तो फिर यहां पे आप कट करोगे तो ऐसे लाइंस जाएंगे, यहां पे कट करोगे तो ऐसे लाइंस जाएंगे, एंड सो फुल। क्या ये सबको समझ में आ रहा है? अब दोस्तों इसमें डू यू ऑल अग्री कि मैक्सिमम 3 कोई भी छोटे वाले क्यूब अगर आप लेते हो, अगर मैंने इसके फेसेस को पेंट कर दिया, फॉरगेट अबाउट दोस रेड ग्रीन ब्लू कलर एंड ऑल, सपोज मैंने ये जो बड़ा वाला क्यूब है ना, उसको कट करने से पहले मैंने उसको रेड कलर से पेंट कर दिया, या फिर ऐसे समझ लो कि छोटे वाले क्यूब को मैंने असेंबल करके बड़ा क्यूब बनाया और फिर मैंने रेड कलर से पेंट किया, अल्टीमेटली दोनों एक ही बात हो गई। तो गाइस ये अग्री करते हो कि मैक्सिमम छोटे क्यूब के 3 फेस पेंट हो सकते हैं? यस और नो? जल्दी से एक बार चैट बॉक्स में मुझे बताओ, कम ऑन गाइस, जल्दी से। क्या ये अग्री करते हो कि कोई भी छोटा वाला आप क्यूब लेते हो उसके मैक्सिमम 3 फेस पेंट हो सकते हैं? और वो कौन से छोटे वाले क्यूब हो गए जिसके 3 फेस पेंट हो गए? तो दोस्तों ये जो कॉर्नर वाले क्यूब्स हो गए ना, लेट मी यूज डिफरेंट कलर, ठीक है। सो या ये जो कॉर्नर वाले क्यूब्स हो गए, कहना से उसके 3 फेस पेंट हो गए। यहां पे जो कॉर्नर में क्यूब आएगा उसके 3 फेस पेंट हो गए, ये कॉर्नर, ये कॉर्नर, ये कॉर्नर एंड सो ऑन। तो यार क्यूब में कितने कॉर्नर होते हैं? 8 कॉर्नर होते हैं, 8 कॉर्नर होते हैं। तो गाइस कैन आई से कि 3 फेसेस जिसके पेंट हो गए, ऐसे कितने क्यूब्स हो गए? यहां पे 8 क्यूब्स हो गए। क्या ये सबको समझ में आता है? जिस भी छोटे वाले क्यूब्स जिसके 3 फेस पेंटेड है, ऐसे कितने क्यूब्स हो गए? हमेशा 8 क्यूब हो गए। चाहे आप 3x3x3 के क्यूब को 27 छोटे वाले क्यूब में कन्वर्ट करो, या 4x4x4 के क्यूब को आप 64 छोटे छोटे क्यूब में कन्वर्ट करो, अल्टीमेटली कॉर्नर में जो क्यूब्स हो गए उसके 3 फेस पेंटेड हो गए। तो ऐसे कितने क्यूब हो गए? 8 क्यूब हो गए। ये पहला पॉइंट हो गया, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट आपको समझना है कि यार कौन से क्यूब ऐसे हैं जिसके 2 फेस पेंट हुए होंगे। तो गाइस कैन आई से, अभी लेट मी यूज ब्लू कलर, ठीक है,
ये वाले जो क्यूब्स है ना, ये वाले जो क्यूब्स जो एच पे आते हैं लेकिन बीच में, कॉर्नर पे नहीं आते, बीच में आते, तो उसके दो फेस पेंट हुए होंगे। क्या ये सबको समझ में आ रहा है? एच पे जो क्यूब्स आते हैं, अब एच पे तो कॉर्नर वाले भी क्यूब आते हैं, उसको हटा दो, उसके तो 3 फेस पेंटेड है, तो जो बीच में क्यूब आ जाते हैं उसके 2 फेस पेंट हुए होंगे, राइट। तो दोस्तों यहां पे मुझे एक चीज बताओ, ये जो मैंने क्यूब कट किया है या असेंबल किया है, उसमें एच पे कितने क्यूब्स है वो बता सकते हो? हाउ मेनी क्यूब्स आर देयर ऑन वन एज? प्लीज टाइप इट इन द चैट बॉक्स जल्दी से। तो हम इसका एक फॉर्मूला देख लेते हैं। किनाई से यहां पे हर एक एच पे 3 क्यूब्स है, क्योंकि हमने 3x3x3 के क्यूब को 1x1x1 में कन्वर्ट किया है, तो एक एच पे 1-1 सेंटीमीटर के 3 पार्ट्स बनेंगे, मतलब 3 क्यूब हो गए। तो आपको यहां पे एक वेरिएबल डिफाइन कर देना है n, तो n का वैल्यू कितना हो गया? 3 हो गया। तो आप यहां पे कह सकते हो कि दो फेस वाले हमेशा 12 इंटू n माइनस 2 क्यूब्स हो गए, दो फेस वाले 12 इंटू n माइनस 2 क्यूब्स हो गए। अब 12 क्यों? तो दोस्तों एक क्यूब में 12 एजेस होती है, हर एक एज पे n क्यूब्स है, उसमें से दो कॉर्नर के क्यूब हटा देने, इसलिए 12 इंटू n माइनस 2। क्या ये पार्ट सबको क्लियर है? एक बार जल्दी से चैट बॉक्स के अंदर यस नो लिख दो यार। ये 12 इंटू n माइनस 2 क्यों आया? क्योंकि क्यूब में 12 एजेस होती है, हर एक एज पे हमने देखा कि n क्यूब्स है, ठीक है, n का जो भी वैल्यू है, एंड उसमें से हमें दो कॉर्नर के क्यूब्स हटा देने, इसलिए n माइनस 2। सिमिलरली गाइस वन फेस वाले कितने क्यूब ऐसे हो गए जिसका वन फेस पेंट हुआ है? समझो बात को, कितने क्यूब ऐसे है जिसका वन फेस पेंट हुआ है? तो दोस्तों ये आ जाएगा 6 इंटू n माइनस 2 स्क्वायर। अब ये पार्ट अभी के लिए याद रख लो, बाद में उसको हम डिटेल में देखेंगे, नहीं भी देखोगे तो चलेगा यार, आपको याद रख लेना है कि यार एक फेस कहां पे होगा। तो गाइज ये जो मैं अभी, लेट मी यूज डिफरेंट कलर, वंस अगेन पर्पल कलर यूज करता हूं, ये वाला जो क्यूब है, ठीक है, कहने से उसका एक ही फेस पेंट हुआ होगा। तो ऐसे हर एक फेस पे आपको कुछ क्यूब्स मिलेंगे, 6 फेसेस है, इसलिए 6 इंटू n माइनस 2 स्क्वायर। एंड दोस्तों वन लास्ट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, हाउ मेनी क्यूब्स विल हैव जीरो फेस पेंटेड? जीरो फेस वाले कितने क्यूब्स हो गए? तो n माइनस 2 होल क्यूब। गाइस जो बीच के अंदर क्यूब्स रह गए, जिसका कोई भी फेस एक्सपोज नहीं था, तो अंदर की तरफ जो क्यूब्स रह गए ना, उसके जीरो फेसेस पेंटेड हो गए। तो वो कैसे निकालते हैं? याद रखना n माइनस 2 का क्यूब, बस इतना आपको अभी के लिए याद रखना है, ठीक है। मतलब मैंने कोशिश करी है कि आपको समझाऊं, बट इसका अगर हम डिटेल में चले गए तो बहुत एक अलग एक्सप्लेनेशन बन जाएगा। तो अभी के लिए आप इतना याद रख लो यार, ये फॉर्मूले चाहो तो अभी के लिए नोट कर लो, काम में आएंगे आगे। स्नैप और सीमेंट वगैरह में तो आपको इसकी जरूरत पड़ेगी, तब हम एलआर की क्लास में उसको थोड़ा सा और डिटेल में देख लेंगे, ठीक है। चलो तो अभी हम समझते हैं कि भाई हमें बताया क्या है। वापस से एक बार क्वेश्चन पे आ जाते हैं, जिन लोगों ने अभी ज्वाइन किया है एक बार क्वेश्चन को जल्दी से पढ़ो। द बॉटम लेयर कंटेन्स 3 रोज with 3 cubes each. The cubes in the first or the frontmost row in the first layer are labeled with the squares of first 3 natural number. अब ये क्या कह रहे हैं सुनो ध्यान से दोस्तों, ग्राफिक से समझते हैं। देखो जस्ट मोमेंट, एक सेकेंड का, ठीक है, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, मैं थोड़ा सा इसको शफल। यस गाइज एक सेकेंड, हाँ चलो अभी देखो एवरीवन, क्या मेरी आवाज आ रही है अभी सबको? या ग्रेट। एक बार जल्दी से चैट बॉक्स में कंफर्म कर लो, बीच में शायद थोड़ा सा लैग आ गया था, एक बार कंफर्म कर लो यार। ग्रेट। देखो ये आपका बड़ा क्यूब ऐसा बनेगा, लेकिन हमने कैसे छोटे क्यूब्स को कैसे अरेंज किया है उसको समझते हैं, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड, थोड़ा सा बैटरी जाएगा इसका, हाँ चलो। तो दोस्तों देखो ये आपका फ्रंट लेयर है, फ्रंट साइड, और उसका ये फर्स्ट लेयर है, फर्स्ट लेयर। फिर ये सेकंड लेयर, मतलब उसका सेकंड रो हो जाएगा, फर्स्ट लेयर का फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो। फिर आपने क्या किया, यहां पे ऐसा रखा, सो दिस इज योर सेकंड लेयर, दिस कंप्लीट थिंग इज सेकंड लेयर, ठीक है। उसमें ये फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फिर थर्ड लेयर आएगा, दिस इज योर थर्ड लेयर। क्या ये समझ में आ रहा है सबको?
थर्ड लेयर, राइट, और उसमें ये फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो। फर्स्ट रो मतलब फ्रंट रो। क्या ये समझ में आ रहा है सबको? अब नंबरिंग हमने कैसे किया? सो दोस्तों हमने क्या किया यहां पे, लेट मी यूज ब्लैक कलर। तो ये जो हमारा फर्स्ट लेयर है उसमें हमने लेफ्ट से राइट, देखो लेफ्ट टू राइट यहां पे लिखा हुआ है, कैन यू सी दिस, लेफ्ट टू राइट। तो हमने यहां पे जो पहला क्यूब था उसको हमने 1 स्क्वायर किया, दूसरे क्यूब को हमने 2 स्क्वायर किया, और तीसरे क्यूब को हमने 3 स्क्वायर किया। फिर हमने यहां पे जो क्यूब है उसको 4 स्क्वायर किया, फिर यहां पे जो क्यूब होगा उसको 5 स्क्वायर किया, और लास्ट वाले क्यूब को 6 स्क्वायर किया। क्या ये समझ में आ रहा है दोस्तों? सिमिलरली फिर यहां पे 7 स्क्वायर, 8 स्क्वायर, 9 स्क्वायर, इस तरीके से नंबरिंग करिए। ठीक है, फिर से आप क्या करोगे, ये फर्स्ट लेयर खत्म हो गया, फिर यहां पे 10 स्क्वायर आ जाएगा, 11 स्क्वायर आ जाएगा, 12 स्क्वायर, फिर 13 स्क्वायर, 14 स्क्वायर, 15 स्क्वायर। समझ रहे हो? तो ये हर एक रो में 3 क्यूब्स है दोस्तों, हर एक रो में 3 क्यूब्स है ना? तो इस तरीके से नंबर करिए। फिर 16 स्क्वायर, 17 स्क्वायर, 18 स्क्वायर। तो ये आपका सेकेंड लेयर खत्म हो गया। थर्ड लेयर पे आते हो, वापस लेफ्ट साइड से शुरू करोगे, 19 स्क्वायर, 20 स्क्वायर, 21 स्क्वायर एंड सो ऑन। तो अभी आपको इस तरीके से करना है। फिर 22 स्क्वायर, 23 स्क्वायर, 24 स्क्वायर, ठीक है, 25, 26 एंड 27, टोटल हमारे 27 क्यूब है। तो इस तरीके से नंबरिंग किया है। अगर बस इतना आपको समझना था ये क्वेश्चन में, अगर आपने ये कर लिया, अब आप आसानी से क्वेश्चन के आंसर कर सकते हो। लेट्स लुक एट द फर्स्ट क्वेश्चन। जैसे ये वाला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, यहां पे क्या पूछा है, द सम ऑफ द नंबर्स ऑन द क्यूब्स दैट हैव एग्जैक्टली 1 कलर ऑन देम। गाइस कौन से क्यूब ऐसे हैं जिसपे 1 कलर होगा? ठीक है, मैं फिर से एक बार बता देता हूं। यहां पे देखो, ये हमारा क्यूब है, बड़ा वाला क्यूब है ये, उसको मैंने कुछ ऐसे कट किया है। फिर से एक बार समझ लेते हैं, उसको मैंने ऐसे कट किया है, राइट, लेट मी जस्ट ड्रॉ इट। हाँ, ओके। अब इसमें कौन से फेस ऐसे है जिसका जिसपे 1 कलर आता है, एग्जैक्टली 1 कलर ऑन दैट? तो गाइस कैन आई से, सिर्फ ये क्यूब ऐसा होगा जिसपे एक ही कलर है, बाकी के फेस पे कोई कलर नहीं है। जैसे आपने क्या किया है, फ्रंट एंड बैक में सेम पेंट किया, टॉप एंड बॉटम में सेम कलर, साइड में सेम कलर। तो गाइस यहां पे जो क्यूब होगा, लेट मी इंडिकेट विद डिफरेंट कलर, ये जो क्यूब होगा, कैन आई से, इसमें तो 2 कलर आएंगे। क्या अग्री करते हो? ये वाला जो क्यूब है इसमें तो 2 कलर आएंगे, फ्रंट में अलग कलर, साइड में अलग कलर। तो हम ये नहीं ले सकते। तो हमें कौन से लेने हैं, जिसको मैं येलो से हाईलाइट कर रहा हूं। सो ये भी क्यूब ऐसा होगा जिसमें एक ही कलर है, ये भी क्यूब ऐसा होगा जिसमें एक ही कलर है, फिर इसके सामने वाला क्यूब, इसके सामने वाला क्यूब, इसके सामने वाला। क्या ये समझ में आ रहा है सबको? तो हर फेस के सेंटर में जो क्यूब आता है ना, वो क्यूब आपको पकड़ना था, राइट। हर फेस, क्यूब के 6 फेसेस होते हैं, हर एक फेस में जो सेंटर में क्यूब आता है उसको पकड़ना है। तो अब हमारे डायग्राम में चले जाते हैं। गाइस कैन आई से, लेट मी यूज रेड कलर, ये सॉरी ये नहीं, कैन आई से, आपका अगर फ्रंट फेस देखोगे तो यहां पे कौन सा ये आएगा, कैन आई से 11 स्क्वायर आएगा, यहां पे 11 स्क्वायर आएगा। डू यू ऑल अग्री? गाइस ये अग्री करते हो सब लोग? सिमिलरली मुझे बताओगे यहां पे कौन सा नंबर आएगा, ये राइट साइड में कौन सा नंबर आएगा दोस्तों? अच्छा उसके पहले गाइस कैन आई से, ये जो बॉटम है, अब इसको मैं थोड़ा सा कंप्लीट कर देता हूं। लेट मी जस्ट ड्रॉ इट प्रॉपर्ली। ठीक है, कुछ ऐसे दिख रहा है। तो हमारा जो सेंटर है, सेंटर में तो 11 स्क्वायर आ गया। गाइस ये बॉटम में जो है, यहां पे कौन सा नंबर आएगा बताओगे? ये जो मैंने अभी दिखाया है कौन सा नंबर आएगा? कहना से ये 5 स्क्वायर आना चाहिए। बॉटम फेस में जो सेंटर में है, तो कहना से ये बॉटम फेस है पूरा, उसके सेंटर में कौन सा नंबर आता है? 5 स्क्वायर आएगा, तो यहां पे 5 स्क्वायर आ जाएगा। सिमिलरली यहां पे कौन सा नंबर आएगा? तो कहना से साइड में सेंटर में कौन सा आएगा? 13 स्क्वायर आएगा। तो बस वही चीज आपको आइडेंटिफाई करनी थी। इस तरफ कौन सा आएगा? 15 स्क्वायर आएगा, इस तरफ 23 स्क्वायर आएगा, एंड सामने की तरफ 17 स्क्वायर आएगा। सो बेसिकली मेरे नंबर कौन से हो गए? तो मेरे नंबर हो गए, देखो मैं पेयर वाइज लिखता हूं, 11 स्क्वायर, उसके सामने 17 स्क्वायर, ठीक है। सिमिलरली हमें समेशन करना है। सिमिलरली 15 स्क्वायर, उसके सामने 13 स्क्वायर। क्या ये अग्री करते हो? एंड 23 स्क्वायर, उसके सामने 5 स्क्वायर। तो 5 स्क्वायर एंड 23 स्क्वायर। दोस्तों हमें इसका समेशन करना था, ठीक है, हमें सिर्फ इसका समेशन करना था। तो इसका समेशन क्या आएगा?
11 स्क्वायर 121 प्लस 289, ठीक है, कितना हो गया ये 289 प्लस 121 290 410, ठीक है, तो ये हो गया 410। 15 स्क्वायर 225 5 स्क्वायर 25, तो ये कितना हो गया मेरा 250 और 250 ले लो, एंड 13 स्क्वायर 169 एंड 23 स्क्वायर 529, करेक्ट। सो गाइस कैन आई से माय लास्ट डिजिट विल एंड विथ 8, मेरा लास्ट डिजिट क्या आना चाहिए 8 आना चाहिए, ठीक है। तो लेट्स सी कौन से ऑप्शन में लास्ट डिजिट 8 है, 1358। डू यू अग्री? देखो लास्ट डिजिट आपको पूरा टोटल करने की जरूरत ही नहीं है, अगर आप एक्यूरेटली जा रहे हो आपका आंसर सही हो जाएगा, ठीक है ना। सो फर्स्ट क्वेश्चन का ऑप्शन डी आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको पूरा सेट सॉल्व करना था। क्या ये सबको समझ में आ गया? नाउ कैन यू सॉल्व द रिमेनिंग क्वेश्चन गाइस फटाफट। लेट्स लुक एट वन मोर क्वेश्चन। द सम ऑफ नंबर्स ऑन द क्यूब्स दैट हैव एग्जैक्टली 3 कलर्स ऑन देम। 3 कलर्स मतलब क्या हो गया? कॉर्नर क्यूब्स, कॉर्नर क्यूब्स, यस। तो कॉर्नर पे कौन से आते हैं दोस्तों? तो कैन आई से लेट मी हाईलाइट विद ब्लू कलर नाउ। तो कॉर्नर पे कौन सा आएगा? राइट 8 कॉर्नर्स हो गए इसके टोटल। सो 3 स्क्वायर 1 स्क्वायर 9 स्क्वायर 7 स्क्वायर 21 स्क्वायर 19 स्क्वायर 25 स्क्वायर 27 स्क्वायर। क्या ये अग्री करते हो दोस्तों? कॉर्नर पे कौन से आएंगे? तो 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 7 स्क्वायर 9 स्क्वायर, ये सबका स्क्वायर है। सिमिलरली ऊपर की तरफ कौन सा आ जाएगा? 19 21 25 27, 19 21 25 27। तो बस ये सबका स्क्वायर करके एडिशन करना था यार। कैलकुलेटर तो अवेलेबल होता ही होता है, तो आसानी से कर सकते हो। तो इसका क्या ऑप्शन आ जाएगा दोस्तों? 2193 आ जाएगा। ये टोटल करोगे 2193 आ जाएगा। समझ में आया ये सबको, है ना। सिमिलरली अगर इसका मैं आगे का क्वेश्चन देखता हूं, द सम ऑफ नंबर्स ऑन द क्यूब दैट हैव एग्जैक्टली 2 कलर्स ऑन देम। एग्जैक्टली 2 कलर्स कहां पे थे भाई? एच के ऊपर जो मिडिल में जो क्यूब्स थे वो, तो वो आप निकाल सकते हो। तो इसका आंसर ऑप्शन बी आ जाएगा, ठीक है। व्हाट इज द सम ऑफ द नंबर ऑफ द क्यूब हैविंग नो कलर ऑन देम? नो कलर में कौन सा आएगा? सबसे मिडिल वाला क्यूब, ठीक है दोस्तों। ये आपका क्यूब है, राइट, कुछ इस तरीके का बड़ा क्यूब है। तो इसमें जो सेंटर में आएगा, मतलब ये वाला जो क्यूब होगा ना, इसका कोई भी फेस एक्सपोज नहीं होगा, कोई भी, ये जो छोटा वाला क्यूब होगा यहां पे, उसका कोई भी फेस पेंट नहीं हुआ होगा। तो गाइज यहां पे कौन सा नंबर आया था? हमें पता है यहां पे 9 स्क्वायर आया था। 10 11 12 13 14, कहना इसे 14 का स्क्वायर आएगा यहां पे। 14 का स्क्वायर 196। तो इसका आंसर क्या आना चाहिए दोस्तों? 196 आना चाहिए, यस और नो। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो यही पूछा है आपको, द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट ऑफ द नंबर ऑन द क्यूब दैट हैज नो कलर ऑन इट। तो 196 था, तो 1 इंटू 9 इंटू 6 क्या हो जाएगा? 54। तो दोस्तों आपको यहां पे 54 करना। तो इसीलिए मैंने कहा कि अगर आपका विजुअलाइजेशन अच्छा है तो ये क्वेश्चन काफी आसान है। थोड़ा सा क्यूब कटिंग पता होना चाहिए। तो आई एम श्योर आपने अब तक अगर प्रैक्टिस करी है तो कहीं ना कहीं क्यूब कटिंग आया होगा, बट अगर नहीं भी आया तो आज कवर हो गया, ठीक है। तो हमें ये नहीं सोचना है मैंने ये नहीं किया है वो नहीं किया, हमें सिर्फ एक ही चीज पे फोकस करनी है आने वाले 20 दिनों में। या जो नहीं पता है लर्न कर लिया एंड फील हैप्पी अबाउट दैट कि यार चलो मुझे नई चीज पता चल गई, रादर देन रिग्रेटिंग कि मुझे क्यों नहीं पता थी। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? है ना। आगे के 20 दिनों में दोस्तों अगर आप पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में जाओगे ना तो बेटर रिजल्ट आएगा। नेगेटिव माइंडसेट के साथ में कोई फायदा तो होने वाला नहीं है, तो क्यों ना पॉजिटिव माइंडसेट रखे। अभी क्लियर? चलो फाइन। नाउ लेट्स लुक एट दिस सेट, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये भी एक इजी सेट था अगर इसको समझ लिया तो। सो एवरीवन गो थ्रू दिस सेट 2 मिनट्स, फिर मैं इसको विजुअलाइजेशन से आपको बता दूं कि एग्जाम में अगर ऐसा सेट आया तो आप विजुअलाइज कैसे करोगे, ठीक है, ताकि कोई गलती ना हो। सो मैंने कुछ इसके लिए ग्राफिक्स तैयार किए हैं, जैसा मैंने क्यूब में आपको लेयर करके दिखा दिया, तो आसान हो गया आपको समझने में। तो इसी तरीके से ये स्मॉल लार्ज मिड एंड स्मॉल कैप कंपनीज एक दूसरे को एक्वायर करती है, उसका कुछ ग्राफिक्स में बताता हूं ताकि आपको पता चलेगा कि व्हाट डज इट मीन बाय विजुअलाइजेशन। जो स्प्रेड में मैंने आपको बताया था एनवीसेज, एनवीसेज मतलब विजुअलाइजेशन, तो आप क्या विजुअलाइज करोगे, है ना। Yes, Dev. That is something that happens with most of the students कि यार
एक बार किसी ने समझा दिया, एनालिसिस कर लिया, तो ऐसा लगता है यार ये तो कितना इजी था, राइट। चलो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, आई एम विथ यू। मुझे ऐसा लग रहा है कि 20 दिन बाद आप शायद नहीं, श्योरली आप एक अलग लेवल पे होगे, ठीक है। क्या सबने पढ़ लिया ये सेट को? यार एक ग्लोबल मार्केट है, 3 टाइप की कंपनी है, लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप। कैप स्टैंड्स फॉर कैपिटलाइजेशन। तो मतलब ऐसा समझ लो कि जिसका 100 करोड़ से ज्यादा का मार्केट कैपिटलाइजेशन होगा उसको हम लार्ज कैप कह देते हैं, जिसका 10 to 100 करोड़ है उसको मिड कैप कह देते हैं, जिसका 10 करोड़ से कम है स्मॉल कैप कह देते हैं, कुछ ऐसे एक नंबर ले लेते हैं, राइट। हालांकि उसकी जरूरत नहीं है। एवरी डे ईच लार्ज कैप कंपनी टेक्स ओवर 1 मिड कैप कंपनी एंड ईच मिड कैप कंपनी टेक्स ओवर 2 स्मॉल कैप कंपनी टू सर्वाइव द कंपटीशन इन द मार्केट। ईच कंपनी टेक्स ओवर अदर कंपनी वंस दैट कंपनी हैज टेकन ओवर इट्स कंपटीटर। अब ये पार्ट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको समझते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, मिड कैप कंपनी 2 स्मॉल कैप को एक्वायर करेगी, फिर वो जो मिड कैप कंपनी है इट विल बी एक्वायर्ड बाय सम लार्ज कैप कंपनी। दिस इज व्हाट दे आर सेइंग, ठीक है। नाउ दिस इज अ हाइपोथेटिकल सिचुएशन। यार मार्केट में ऐसे हर रोज थोड़ी ना कंपनी एक्वायर हो जाती है, तो ये थोड़ा सा हाइपोथेटिकल सिचुएशन है ना। पर ठीक है, ऐसे सेट आ सकते हैं। सो ये आपको डेटा दिया हुआ है। अब यहां पे कुछ और चीजें बताइए। एवरी कंपनी ईदर टेक्स ओवर इट्स फुल कोटा ऑफ कंपटीटर, ठीक है, और मस्ट शट डाउन इन केस इनसफिशिएंट कंपटीटर टू टेक ओवर। अब इसका क्या मतलब हुआ वो समझते हैं। A company takes over another company only when it is operational. Every market is counted. Every evening after the companies have taken over their competitor, the number of each type of companies in the global market is counted, and the next morning 15 large, 45 mid and 120 small cap companies are added to the global market. आगे एक चीज बताइए, on May 15, 2020, the global market is completely clean and companies are added to the global market on that day in the morning, right? अब दोस्तों इसको पिक्चर से समझते हैं, सुनो ध्यान से। हाँ देखो, इस तरीके का सिनारियो है यार। ये लार्ज कैप, सपोज मार्केट के अंदर 2 लार्ज कैप कंपनी है, मार्केट के अंदर 4 मिड कैप कंपनीज है, एंड मार्केट के अंदर सपोज 8 कितनी मैंने दिखाई है, 10 स्मॉल कैप कंपनीज है। एक सिनारियो ले लेते हैं, ठीक है। कितनी लार्ज कैप कंपनी है, 2 सबसे बड़े सर्कल, फिर मिड कैप कंपनी कितनी है, 4 दिखाई है मैंने। एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, ठीक है, दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल। कोई पक्का कहेगा कि सर हमने 2 ही मिड कैप कंपनी क्यों ली, ठीक है। तो ऐसे भोले लोग मतलब को क्या कहना, बट ठीक है, मैंने फिर भी क्लैरिफाई कर दिया। स्मॉल कैप कंपनीज यहां पे मैंने 10 लिए एक एग्जांपल के लिए, राइट। अब क्या होता है इसको समझो दोस्तों, अब क्या होता है इसको समझो। देखो क्या होगा, ये एक मिड कैप कंपनी ने 2 स्मॉल कैप कंपनी को एक्वायर कर लिया दोस्तों। ये 2 कंपनी इसके अंदर मर्ज हो गई, तो ये अभी एक ही एंटिटी बन गई, मतलब अभी एक मिड कैप कंपनी बची, ये गायब हो गई। समझ में आया ये? सिमिलरली ये जो मिड कैप कंपनी है वो क्या करेगी, इन दोनों को अक्वायर कर लेगी कुछ इस तरीके से। सिमिलरली ये 2 को अक्वायर कर लेगी, ये 2 को अक्वायर कर लेगी, तो ये 2 स्मॉल कैप कंपनीज बच जाएगी। क्या ये समझ में आया दोस्तों सबको? एक बार जल्दी से कंफर्म करो, ठीक है ना। क्या ये समझ में आया? अब क्या होगा, ये लार्ज कैप कंपनी क्या करेगी, एक मिड कैप को एक्वायर करेगी, ठीक है। अब ये लार्ज कैप कंपनी भी तो मिड कैप को एक्वायर करेगी, तो ये पूरा इसमें एक्वायर हो गया, ये पूरा इसमें एक्वायर हो गया। सो बेसिकली इनिशियली हमारे पास कितने कंपनी थे, 2 लार्ज, 4 मिड कैप, 10 स्मॉल कैप। पूरा एक्वाइजिशन हो गया, तो उसके बाद क्या बचा, हमारे लार्ज बचे 2, मिड कैप कितने बचे 2, एंड स्मॉल कैप कितने बचे 2। क्या ये समझ में आ रहा है, विजुलाइज हो पा रहा है? यस तो बस इतना सा था ये सवाल में, इतनी सी चीज विजुलाइज करनी थी आपको, राइट। अब एक और सिनारियो ले लेते हैं, क्योंकि यहां पे ऐसा भी लिखा है कि देखो यहां पे एवरी कंपनी ईदर टेक्स ओवर इट्स फुल कोटा ऑफ कंपटीटर, ठीक है, और मस्ट शट डाउन इन केस ऑफ इनसफिशिएंट कंपटीटर टू एक्वायर, ठीक है। अब इसका क्या मतलब हुआ, तो वो एक चीज समझते हैं। सपोज मार्केट के अंदर 2 लार्ज कैप है, 4 मिड कैप है एंड 6 स्मॉल कैप है दोस्तों। मार्केट में 2 लार्ज कैप, 4 मिड कैप एंड 6 स्मॉल कैप है, तो क्या होगा पता है? तो दोस्तों ये मिड कैप इन दोनों को एक्वायर कर लेगी, सिमिलरली ये मिड कैप 2 स्मॉल कैप को एक्वायर करी, ये मिड कैप इन दोनों को एक्वायर करी,
क्या इसके पास कुछ कंपनी एक्वायर करने के लिए है? नहीं है। तो इसको क्या करना होगा? शट डाउन कर देना होगा, वो अपने आप को शट डाउन कर देगी। क्या ये समझ में आया एवरीवन? अब आगे क्या होगा, ये लार्ज कैप क्या करेगी, कोई एक मिड कैप को एक्वायर कर लेगी, एंड ये लार्ज कैप ये मिड कैप को एक्वायर कर लेगी, तो ये चले जाएंगे। तो लास्ट में क्या बचेगा? लास्ट में आपका 2 लार्ज कैप बचा, एक मिड कैप बचा, एंड स्मॉल कैप 0 बचा। एंड शटडाउन कितने हुए दोस्तों? शटडाउन कितने हुए? तो एक मिड कैप आपका शटडाउन हो गया। ठीक है, बस ये था ये सवाल। अगर आपको ये समझ में आ गया दोस्तों, सीधे सीधे क्वेश्चन के आंसर है। तो देखो वही चीज है कि सिचुएशन नया ले आए तो क्वेश्चन आसान कर दिए, बट सिचुएशन समझ में आ जाना चाहिए था। क्या ये सबको समझ में आ गया जो मैंने आपको विजुलाइज करवाया? आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दैट पार्ट कि कौन कैसे किसको एक्वायर करता है दोस्तों? हाँ, राइट, ये क्लियर है। चलो अभी क्वेश्चन ले लेते हैं फिर। एंड मैं कोशिश करूंगा यार, जो एलआरडीआई की सीरीज है उसके अंदर मैं कुछ ऐसे ग्राफिक्स यूज करूं। टाइम लगेगा मुझे, कोशिश करूंगा मैं बेस्ट से बेस्ट सेट लेके आऊं। ठीक है, तो जितना टाइम मुझे परमिट करता है, मेरा ऑब्जेक्टिव ये रहेगा कि मैं आपको विजुलाइज करवा दूं। क्योंकि अगर मैंने आपको 15 दिन भी कंटिन्यूअसली अलग अलग सिचुएशन को विजुलाइज करवाया, ट्रस्ट मी आप एक सेट शायद ज्यादा कर पाओगे। क्योंकि जब आप विजुलाइज करते हो ना, तब बहुत क्लियर हो जाते हो यार, ये कितना कॉम्प्लिकेटेड होगा, ये कितना इजी होगा, साथ में क्वेश्चन थोड़े से देख लिए तो आप बहुत क्लियर हो जाते हो कि मुझे ये सेट करना है कि नहीं करना है। ठीक है ना? ओके चलो, राइट। तो दोस्तों अभी अगर मुझे इसका कैलकुलेशन दिखाना है तो मैं कैलकुलेशन इसका दिखा देता हूं, जल्दी से समझ लेते हैं, वी आर डन। फिर आगे मुझे कुछ करवाने की जरूरत ही नहीं है। 15 को मॉर्निंग, मैंने हर एक का मॉर्निंग का लिया है। देखो मैंने मॉर्निंग का सिचुएशन लिया है। तो 15 को हमने क्या किया है, यहां पे लिखा है ऑन 15th 2020 द ग्लोबल मार्केट इज कंप्लीटली क्लीन एंड कंपनीज आर एडेड टू द मार्केट। कब? मॉर्निंग में ऐड होते हैं। यहां पे लिखा है एवरी मॉर्निंग दिस कंपनीज आर एडेड। कितने? 15 लार्ज कैप ऐड हुए, फिर 45 मिड कैप ऐड हुए। कहां गया मेरा कर्सर? ये रहा। 45 और स्मॉल कैप कितने? 120। शटडाउन कुछ भी नहीं हुआ है। ये कब की बात है? 15 की बात है। अब क्या होगा, तो कैन आई से ये 45 कंपनी क्या करेगी, इसमें से 90 कंपनी को एक्वायर कर लेगी। ये 45 कंपनी इसमें से 90 कंपनी को एक्वायर कर लेगी। डू यू ऑल अग्री? एंड ये 15 कंपनी इसमें से 15 कंपनी को एक्वायर कर लेगी। तो दोस्तों आपका बचेगा कितना? आपका बचेगा कितना? तो कहने से यहां पे 15 बचा, यहां पे लेट मी यूज डिफरेंट कलर ना। तो मेरा बचा कितना? तो यहां पे मेरा 15 बचा, यहां पे 30 बचा, और यहां पे 30 बचा। और फिर नेक्स्ट डे 16th मॉर्निंग को क्या होगा, इसमें 15 ऐड हो जाएगा, इसमें 45 ऐड हो जाएगा, और इसमें 120 ऐड हो जाएगा। सो फाइनली आपका 16th मॉर्निंग को टोटल कितना हो जाएगा? कहना से 30, 75 एंड 150। क्या ये समझ में आया सबको? ये 30, 75, 150 कैसे आया दोस्तों? हैव यू ऑल अंडरस्टूड? तो बस यही चीज आगे कंटिन्यू करनी है दोस्तों, आपको यही चीज आगे कंटिन्यू करनी है कि देखो अभी क्या होगा, ये 75 क्या करेगी, हर एक मिड कैप कंपनी 2 स्मॉल कैप को एक्वायर करेगी, तो 150 को एक्वायर कर लेगी। ठीक है, तो यहां पे 150 आपके कम हो जाएंगे। सिमिलरली ये 30 इसमें से 30 कंपनी को एक्वायर कर लेगी, तो बचेगा कितना? लेट मी यूज डिफरेंट कलर वंस अगेन। तो यहां पे बचेगा 30, फिर यहां पे 45 और यहां पे 0। और फिर क्या होगा, इसमें वापस आप क्या करोगे, 15 ऐड हो गए, 45 ऐड हो गए, 120 ऐड हो गए। तो गाइस 17th मॉर्निंग को फाइनली कितने आपके बचे? तो कहने से 17th मॉर्निंग को आपके हो जाएंगे 45, 90 एंड 120। इतने हो जाएंगे 45, 90 एंड 120। क्या अभी सबको क्लियर है ये कि भाई कैसे ये कैलकुलेशन करना था? दोस्तों बस इतना सा सवाल है। देखो आपके सवाल कैसे पूछे, लेट्स लुक एट फर्स्ट क्वेश्चन। तो यहां पे पूछा है हाउ मेनी टोटल मिड कैप कंपनीज वर प्रेजेंट इन द ग्लोबल मार्केट ऑन May 17, 2020। May 17, 2020 मॉर्निंग को। तो गाइस 17th मॉर्निंग को हमें पूछा है मिड कैप कंपनीज कितने प्रेजेंट थे आपके। तो गाइस कितने कहेंगे, 90 थे कि नहीं? डू यू ऑल अग्री? दिख रहा है ना, इट हैज टू बी 90। समझ में आ रहा है एवरीवन? Isn't that very easy question? Next one, how many total companies were there in the market by end of the day on May 18th?
एंड ऑफ द डे में 18 पूछा है, मॉर्निंग नहीं पूछा है, मतलब एक्वाइजिशन के बाद। तो दोस्तों उसका मैं आपको बता देता हूं, कुछ ऐसा कैलकुलेशन हो जाएगा आगे अगर हम करेंगे। देखो हमने ये तो कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया, 45, 90, 120 मैंने उधर लिखा था, उसमें वही चीज कंटिन्यू करो। देखो फिर से एक बार इसी में मैं कंटिन्यू करता हूं कि भाई इसमें से 90, अब देखो यहां पे एक चीज है दोस्तों, ये 90 कंपनीज है, कब की बात करें, 17th मॉर्निंग की बात करें। एक बार जल्दी से समझ लो, दिस इज द लास्ट पार्ट, ठीक है, एंड वी आर डन, ठीक है, ओके। मिड कैप कंपनीज मेरे पास कितनी है, 17 मॉर्निंग को 90, स्मॉल कितनी है 120। तो गाइस कैन आई से ये 90 में से सिर्फ 60 कंपनीज ही 120 कंपनी को अक्वायर करेगी, बाकी 30 कंपनीज को क्या करना पड़ेगा, शट डाउन कर लेना पड़ेगा। तो इसलिए 18th को यहां पे शट डाउन में मैंने 30 लिखा है। देखो गाइस 90 में से सिर्फ 60 कंपनीज 120 स्मॉल कैप कंपनीज को एक्वायर कर पाएगी, बाकी की 30 कंपनी के लिए एक्वायर करने के लिए कुछ भी नहीं है, तो उसको शट डाउन करना पड़ेगा। तो इसलिए नेक्स्ट डे मैंने शट डाउन में मिड कैप में 30 दिखा दिया, करेक्ट। और ये 60 में से 45 तो यहां पे चले जाएंगे, ये 60 में से 45 तो ये 120 का चले गए, यहां पे 60 में से 45 चला जाएगा। तो अब आपके बचे कितने, कहना से यहां पे आपके बच गए 45, 60 में से 45 चले गए तो 15 एंड यहां पे 0। कब की बात है ये, 17th इवनिंग की बात है। फिर नेक्स्ट डे क्या होगा दोस्तों, मॉर्निंग में 18th मॉर्निंग में क्या होगा, इसमें 15 ऐड हो गए, इसमें 45 ऐड हो गए, इसमें 120 ऐड हो गए। शायद थोड़ा सा डेटा मेरे पीछे चला जाएगा तो मैं यहां पे लिख देता हूं। सो 45 प्लस 15 कितना हो जाएगा 60, 15 प्लस 45 कितना हो जाएगा 60, 0 प्लस 120 कितना हो जाएगा 120। ये कब की बात है, 18th मॉर्निंग की बात है, ठीक है। हम किसकी बात कर रहे हैं, मॉर्निंग ऑफ 18 की। अब फिर क्या होगा, तो दोस्तों ये 60 कंपनी ये 120 को अक्वायर कर लेगी एंड ये 60 कंपनी ये 60 को अक्वायर कर लेगी। तो बचेगा कितना, यहां पे 60 कम कर दो, तो अभी आपका फाइनली कितना बचेगा 60, 0 एंड 0। सो 18th इवनिंग को आफ्टर एक्विजिशन आपके लार्ज कितने बचे 60, मिड कितने बचे 0, स्मॉल कितने बचे 0, और शटडाउन तब तक कितने हुए 30 शटडाउन हुए हैं, ठीक है। तो हमें यहां पे यही चीज पूछी है, हाउ मेनी टोटल कंपनीज वो देयर इन द मार्केट बाय एंड ऑफ मे 18। तो कहने से लार्ज आपके थे 60, मिड थे 0, स्मॉल थे 0, टोटल कितने हो गए 60 हो गए, इन तीनों का टोटल कर दो तो 60 टिक कर दो। सिमिलरली यहां पे भी 60 आ जाएगा थर्ड क्वेश्चन का आंसर। What is fourth question? What is the total number of companies that had to shut down in the first 5 days from 15th May to 20th May? तो दोस्तों इसके अंदर भी अगर आप चेक करोगे तो इसमें भी 60 आएगा। 30 हमने ऑलरेडी देखे थे और आगे 19 या 20 में फिर से आपको और 30 कंपनी को शट डाउन होना पड़ेगा, तो टोटल आंसर 60 आएगा। एंड लास्ट क्वेश्चन जो आपका है उसमें आंसर आपका 15 आ जाएगा। दैट्स इट, वी आर डन, ठीक है। The set is very easy now. Someone is writing, है ना। अच्छा, इन केस अगर आपको अभी भी डाउट है दोस्तों, प्लीज रीड दैट वंस अगेन, यू कैन रिप्ले द वीडियो। मैंने स्टेप बाय स्टेप पूरा बताया था। सबसे पहले तो वो विजुअलाइजेशन जो था उसको ठीक से समझो कि उसमें शटडाउन कब होती है, एक्वायर कैसे करती है, इतना ग्राफिक से मैंने आपको बताया तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। शायद अगर कोई पार्ट मिस हो गया या ऐसा कुछ हुआ, और फिर क्वेश्चन को खुद से एक बार ट्राई करना, ठीक है। श्योर, नाउ लेट्स गो अहेड विद दिस सेट दोस्तों, राइट। अब ये सेट, अच्छा कितने लोगों ने ये सेट को सॉल्व कर लिया था विदाउट लुकिंग एट सोल्यूशन? आप में से कितने लोगों ने इसको सॉल्व कर लिया था खुद से? जयेश वो ऑब्जेक्टिव नहीं है यार। एग्जाम के अंदर आपके क्वेश्चन एक दिन पहले आ जाएंगे, फिर तो कोई बुक से क्वेश्चन करने में और अपफ्रंट मेरे सेशन में क्वेश्चन करने में कोई फर्क नहीं रहेगा। तो मेरा ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि मैं आपको क्वेश्चन दे दूं, आप करके आओ, फिर मैं उसको समझा दूं। वो तो बुक में अवेलेबल है, ऐसे प्लेंटी ऑफ क्वेश्चंस आर अवेलेबल, ठीक है। मेरा ऑब्जेक्टिव है कि ऑन द स्पॉट क्वेश्चन को देख के हम सोचे, ठीक है, क्वेश्चन को देख के हम सोचे, वो हमारा ऑब्जेक्टिव है। और हम आइडेंटिफाई करेंगे स्टार्टिंग पॉइंट क्या होना चाहिए। इट शुड बी कंप्लीटली न्यू फॉर ऑल ऑफ यू, ठीक है। बट यस, आफ्टर माई सेशन आई विल शेयर द पीडीएफ। तो सेशन के बाद में मेरे राइटिंग के साथ में पीडीएफ होगा, बाय द वे।
आप चाहो तो आप ऐसे भी कर सकते हो। वैसे आपको टाइम तो मिलेगा, मैं आपको सॉल्व करने के लिए टाइम तो दूंगा, तो आपको अलग से कोई टाइम स्पेंड करने की जरूरत नहीं होगी। तो दोस्तों उसकी बात करते हैं, आफ्टर दिस सेशन विल टॉक अबाउट दैट। प्लीज ज्वाइन मी एट 8 और 8:15 PM जब मैं लाइव आ रहा हूं। विल टॉक अबाउट दैट LRDI क्रैश कोर्स, राइट। अभी के लिए हम इसमें करते हैं। हाँ, दीक्षिता इज आस्किंग सर क्वांट का कोई सीरीज आ रहा है यार, कैसे क्वांट को कैसे छोड़ सकता हूँ, पता है क्वांट इज मोर क्लोज टू माई हार्ट यार। LRDI तो डेफिनेटली मैं एंजॉय करता हूँ, लेकिन क्वांट तो यार मतलब मेरे माइंड में रहता है, पता है। सो आई एम स्टार्टिंग विथ एरिथमेटिक प्रैक्टिस सीरीज फ्रॉम डे आफ्टर टुमारो। तो हमारा यूट्यूब पे फ्री सीरीज चलेगा LRDI का, एंड अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे फ्री सीरीज चलेगा क्वांट का, जिसमें हम सबसे पहले लेंगे एरिथमेटिक, अच्छे से 50 क्वेश्चन मैं आपको करवा दूंगा। फिर हम लेंगे अलजेब्रा के 50 क्वेश्चन। फिर हम लेंगे बाकी के जो टॉपिक्स है, लॉगरिदम, मॉडर्न मैथ्स, जो भी टॉपिक्स है उसके 50-50 क्वेश्चन। सो वो जो क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं दोस्तों, मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए। इट्स नॉट रैंडम क्वेश्चन कि ये कर लिया वो कर लिया, ऐसे नहीं यार, ठीक है। तो वो वाले क्वेश्चन, सो आपका क्वांट का भी प्रॉपर आपको रिवीजन मिलेगा, प्रैक्टिस मिलेगा, LRDI का भी मिलेगा। चलो, यार, एंड दिस इज वेयर इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई द स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट क्या है इसमें, कहां से शुरू करूं। एंड अगर ऐसा सेट एग्जाम में आया दोस्तों, आएगा ही, मान के चलो ये नहीं आएगा, इसके जैसा कोई सेट आएगा जो आपको सरप्राइज करेगा, तो सवाल ये उठता है कि मुझे स्टार्टिंग पॉइंट ढूंढने में कितना समय डालना चाहिए। मुझे स्टार्टिंग पॉइंट ढूंढने में कितना समय डालना चाहिए, क्या 2 मिनट ही डालना चाहिए फिर छोड़ देना चाहिए, या 4 मिनट डालने चाहिए, 10 मिनट डालना चाहिए, या पूरा टाइम ही इसमें खत्म कर दो कि ना तो क्यों आए, भाड़ में जाए कैट के स्कोर, बट मैं ये सेट को सॉल्व करके रहूंगा या रहूंगी। हाँ कितना टाइम डालना चाहिए दोस्तों। ऑफकोर्स लास्ट वाला सिनारियो तो नहीं होना चाहिए, ईगो पे मत लेना। सो वही चीज हम समझेंगे। तो और अभी हम समझते हैं दोस्तों, देखो आपको दिया क्या है, और अच्छा सेट है ये, ट्रिकी सेट मैं तो इसको कहूंगा। और मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर ऐसा सेट कैट में आया ना दोस्तों, तो समझने के बाद में आप सब लोग कहने वाले हो सर ये तो बहुत ही इजी सेट था। बट समझने से पहले लेट मी टेल यू, 5 से 10% स्टूडेंट्स ये सेट को सॉल्व करेंगे पूरा, 5 से 10%, उससे ज्यादा नहीं, ठीक है। तो हमें वही चीज पे वर्क करना है कि हम सब लोग क्यों ना ऐसे सेट को टैकल करना सीख ले, राइट। ओके, तो दोस्तों यहां पे मुझे बताया कि टेबल प्रोवाइड्स द इंफॉर्मेशन ऑफ एन ऑस्ट्रेलियन इनिंग इन द डेब्यूट मैच एट शारजाह एंड ब्ला ब्ला ब्ला। गाइस ये सब बकवास है, कोई काम का नहीं है। यहां से शुरू होता है, द नंबर्स गिवन इन द टेबल वर नॉट गिवन एज द नंबर ऑफ रन स्कोर्ड बाय द प्लेयर्स बट वर द डिफरेंस ऑफ द रन स्कोर्ड बाय द टीम व्हेन दोस प्लेयर्स वर आउट। फॉर एग्जांपल, अब यहां से समझो, for example if the total run scored by the team was x when Matthew Hayden got out, ठीक है, and the score of the team was y when Andrew Simmons got out, then either x minus y is 137 or y minus x is 137। मतलब मैथ्यू हेडन एंड्रू साइमन से पहले आउट हो गया था, और जब मैथ्यू हेडन आउट हुआ तब सपोज स्कोर था 50 रन, और एंड्रू साइमंस आउट हुआ तो अब स्कोर था 187 रन, तो डिफरेंस कितना हो गया, 137 का हो गया। तो यहां पे वही चीज मेंशन करी। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि एंड्रू साइमंस पहले आउट हो गया और उसके 137 रन के, जब टीम का स्कोर 137 रन और बढ़ गया तब मैथ्यू हेडन आउट हुआ। क्या ये समझ में आ रहा है अभी सबको? तो ये सबसे पहला पार्ट था, ठीक है। ओके, नाउ डिपेंडिंग अपॉन हु गॉट आउट फर्स्ट फ्रॉम द टीम। ओके, अब यहां पे हमें एक चीज पता है कि एंड्रू साइमंस, माइकल क्लार्क एंड ब्रैडली वर ऑल ऑलराउंडर्स इन द टीम, विद द लेटर वन बीइंग द लास्ट ऑलराउंडर इन द टीम। अब ये जिसने भी डिजाइन किया उसको लेटर का यूसेज नहीं पता है, क्योंकि 3 लोगों में हम लेटर यूज नहीं करते, नॉर्मली 2 लोगों में यूज होता है, द फॉर्मर एंड द लेटर। 3 लोगों में कंपैरिजन नहीं होती है, बट ठीक है, अभी इसको थोड़ा बेनिफिट ऑफ डाउट दे दिया, तो आप समझते हो कि ब्रैडली वाज द लास्ट ऑलराउंडर, ठीक है। एनीवेज ऑस्ट्रेलिया मैनेज टू स्कोर अ टोटल ऑफ 308 रन्स। गाइस टोटल कितने रन स्कोर हुए? 308। मैथ्यू हेडन एंड एडम गिलक्रिस्ट वर 2 ओपनिंग बैट्समैन एंड ग्लेन मैकग्राथ वाज द लास्ट विकेट टू फॉल, ठीक है। ग्लेन मैकग्राथ वाज द लास्ट विकेट टू फॉल।
अब यहां पे हमारा पूरा जो एनालिसिस है ना वो छुपा हुआ है। पहली चीज ये समझो, मैथ्यू हेडन एंड एडम गिलक्रिस्ट वर ओपनिंग बैट्समैन, पर उससे हमें उनकी विकेट फॉल के बारे में कुछ भी नहीं पता चल सकता कि भाई ओपनिंग बैट्समैन है। जैसे कोहली था यार, कल वन डाउन आया था, लास्ट तक टिका रहा, बाकी सब अंदर जाते रहे, ठीक है। तो मैथ्यू हेडन स्टार्टिंग में आया, लास्ट तक टिका हुआ हो, राइट। हमें एक चीज पता है कि ग्लेन मैकग्राथ वाज द लास्ट विकेट टू फॉल, तो ऐसा भी हो सकता है कि मैथ्यू हेडन वाज द सेकंड लास्ट विकेट टू फॉल, कुछ भी हो सकता है। तो फॉल ऑफ विकेट तो हम नहीं बता सकते, तो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो गाइस मुझे एक चीज पता है कि टीम का टोटल स्कोर, अब यहां पे देखते हैं, एनालिसिस करते हैं। मुझे पता है टीम का टोटल स्कोर ही 308 रन है एंड द लास्ट विकेट वाज ग्लेन मैकग्राथ। तो कहने से 10th विकेट आपका ग्लेन मैकग्राथ का था और तब टीम का स्कोर 308 रन हो गया। जैसे ही ग्लेन मैकग्राथ आउट हो गया, टीम की बारी सिमट गई 308 पे। क्या ये चमका दोस्तों? जल्दी से एक बार इतना कंफर्म करो, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं एवरीवन। और मुझे ऐसा लग रहा है ये बहुत ही अच्छा सेट है। अगर हम लकी है तो शायद ऐसा कोई सेट आ जाए गेम्स एंड टूर्नामेंट में, क्योंकि एक अरसा हो गया उन्होंने ऐसा सेट नहीं पूछा है। बाकी वो हर बार इसने इतने पॉइंट्स किए, इसका पहले टर्न था, इसके इससे 10 पॉइंट ज्यादा थे, ये वाले क्वेश्चन बहुत आ चुके हैं। तो अगर इनको कुछ नया लाना है तो ऐसा सेट दे सकते हैं। तो इसको थोड़ा अच्छे से समझ लेना, मतलब मैं गट फीलिंग के बेसिस पे बता रहा हूं यार, ठीक है। चलो, ऑब्वियस पॉइंट है एब्सोल्युटली। अब यहां पे हम देखते हैं दोस्तों, सबसे ज्यादा ग्लेन मैकग्राथ के साथ में, ग्लेन मैकग्राथ के साथ में सबसे ज्यादा डिफरेंस कौन से प्लेयर का बन रहा है? कहने से मैथ्यू हेडन का ही बन रहा है, 203 रन का। मतलब जो मैथ्यू हेडन आउट हुआ, और डेफिनेटली ग्लेन मैकग्राथ वाज द लास्ट विकेट, तो मैथ्यू हेडन कब आउट होगा? कैन आई से ग्लेन मैकग्राथ जब आउट हुआ उससे 203 रन पहले मैथ्यू हेडन आउट हुआ होगा दोस्तों, है ना। So yes, another reason is World Cup is also there. So chances of a question or a set being on cricket is very high. ठीक है हम लेंगे प्रैक्टिस में, हम उसको इसीलिए लेने वाले हैं। So guys, can I say Matthew Hayden got out when the team score was 308 minus 203, मतलब कितना हो गया? 105 था, तब मैथ्यू हेडन हो गया, आउट हुआ होगा, ठीक है ये समझ में आ रहा है? ओके चलो, अब एक चीज समझो दोस्तों, अब एक चीज समझना। अरे भाई ये कहां चला गया? हाँ, यहां पे ध्यान से समझना। अभी कैन आई से मैथ्यू हेडन गया, उसके बाद में ही मैथ्यू हेडन की विकेट गिरी, उसके बाद में ही रिकी पॉन्टिंग की विकेट गिरी होगी, उसके बाद में ही एडम गिलक्रिस्ट की विकेट गिरी होगी, एडम गिलक्रिस्ट की विकेट गिरी होगी, उसके बाद में ही डेमियन मार्टिन की विकेट गिरी होगी, और उसके बाद में ही माइक हसी की विकेट गिरी होगी। क्या ये आप अग्री करते हो? यस और नो? इफ यस देन टेल मी व्हाई डू यू अग्री। कैसे हमें ये पता चला कि ये विकेट्स इसी ऑर्डर में गिरे होंगे? ठीक है, देयर इज अ रीजन व्हाई आई एम सेइंग कि मैथ्यू हेडन के बाद में रिकी पॉन्टिंग आएगा की विकेट गिरी होगी, फिर एडम गिलक्रिस्ट, फिर डेमियन मार्टिन, फिर माइक हसी। उससे पहले नहीं हो सकता। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि अगर ये सेकंड विकेट था तो ये थर्ड होना चाहिए, ये फोर्थ होना चाहिए, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं उसके बाद में होना चाहिए। कैसे कैसे पता चला ये बताओगे? ये कैसे पता चला मुझे? तो दोस्तों मैकग्राथ के साथ में मैं ये सारे प्लेयर को कंपेयर कर रहा हूं। देखो मैकग्राथ आपका 308 रन पे आउट हुआ, उससे 203 रन पहले मैथ्यू हेडन आउट हुआ, मैकग्राथ से 185 रन पहले कौन आउट हुआ? रिकी पॉन्टिंग। मतलब कैन आई से यहां पे मैथ्यू हेडन के कितने रन बाद रिकी पॉन्टिंग आउट होगा? तो 203 एंड 185 का डिफरेंस कितना है? 18 रन। तो कहने से मैथ्यू हेडन आउट हुआ, उसके 18 रन बाद रिकी पॉन्टिंग आउट हुआ होगा। रिकी पॉन्टिंग आउट हुआ, उसके 3 रन बाद एडम गिलक्रिस्ट आउट हुआ होगा, क्योंकि मैकग्राथ से 182 रन पहले एडम गिलक्रिस्ट आउट हुआ है। क्या ये समझ में आ रहा है दोस्तों? बिकॉज ऑफ द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ दिस डिफरेंसेस। अगर ये समझ में आ गया तो आपका सेट सॉल्व हो गया, डन। बस इतना ही था इस सेट में, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है, ठीक है। करेक्ट नीलाक्ष एंड एवरीवन। आपने कहा लार्जर द डिफरेंस अर्लियर द विकेट। हेमंत, नाइस वे ऑफ पुटिंग इट फॉरवर्ड।
अकॉर्डिंग टू डिफरेंस ऑफ नंबर विद द लास्ट विकेट। एब्सोल्युटली, तो सबको ये समझ में आ गया है। तो बस यही चीज थी यार, पूरे सेट में कुछ भी नहीं था। और कैन यू बिलीव? ठीक है, अब सिर्फ एक और पॉइंट है कि यार हमें ये तो पता चल गया कि मैथ्यू हेडन के बाद में रिकी पॉइंटिंग है, फिर एडम गिलक्रिस्ट, फिर डेमिन मार्टिन एंड माइक हसी। पर दोस्तों ये मैं कैसे बताऊंगा कि एंड्रयू साइमंड्स, क्योंकि एंड्रयू साइमंड्स एंड एडम गिलक्रिस्ट का तो कोई रिलेशन नहीं पता है। तो एंड्रयू साइमंड्स ये मैथ्यू हेडन के पहले आएगा, ये हसी है, या एंड्रयू साइमंड्स मैथ्यू हेडन के बाद में आएगा, बताओगे? बस ये डिसाइड करना है आपको। एंड्रयू साइमंड्स मैथ्यू हेडन के पहले आएगा या उसके बाद में आएगा, ये आप कैसे डिसाइड करोगे? कैन यू टेल मी? चलो जल्दी से। हाँ समन ही सिंह सर यहां पे ही फंस गए थे, इतना कर लिया था, यहां पे फंस गए। इसका भी तो तोड़ है ना यार। चलो अभी समझते हैं। दोस्तों सुनो ध्यान से, मैथ्यू हेडन कितने रन पे आउट हुआ था? 105। मैथ्यू हेडन एंड एंड्रयू साइमंड्स के बीच में रन का डिफरेंस कितना है? 137। तो गाइस क्या 105 से पहले 137 रन पे कभी एंड्रयू साइमंड्स हो सकता है? नहीं हो सकता ना यार। 105 के बाद में ही 137 हो सकता है। क्या ये समझ में आ रहा है? देखो मैथ्यू हेडन 105 रन जब टीम का स्कोर था तब आउट हुआ था। मैथ्यू हेडन एंड एंड्रयू साइमंड्स के बीच में रन का, टीम के रन का डिफरेंस कितना है? 137। तो यार 105 के पहले 137 तो हो ही नहीं सकता, टीम का स्कोर नेगेटिव चला जाएगा। तो कहना इसे एंड्रयू साइमंड्स मैथ्यू हेडन के 137 रन बाद आउट हुआ। मैथ्यू हेडन जब आउट हुआ, टीम का जो स्कोर था उसके 137 रन बाद एंड्रयू साइमंड्स आउट हुआ। क्या ये अग्री करते हो? दैट्स इट गाइस, दैट्स इट, दैट वाज द पॉइंट। तो इससे मुझे पता चला द फर्स्ट विकेट वाज मैथ्यू हेडन, ठीक है, और टीम का स्कोर कितना था? 105। द सेकंड विकेट मस्ट बी रिकी पॉइंटिंग, तब टीम का स्कोर कितना होगा? तो 123 हो जाएगा, ठीक है ना। फिर थर्ड विकेट क्या था? एडम गिलक्रिस्ट, तब टीम का स्कोर कितना आ जाएगा? देखो अभी कितना आसानी से डेटा टैली हो जाएगा, वो समझो, ठीक है। तो गाइस तब टीम का स्कोर कितना आ जाएगा? तो हम क्या करेंगे, यहां पे 3 और बढ़ा दो, 126। यहां पे जितना कम हो रहा है उतना यहां पे ऐड करना है। 182, 168, 14 का है तो यहां पे 140 कर दो। 168, 85 कितना का डिफरेंस है दोस्तों? 168, 85, तो कहना से ये 83 का डिफरेंस है। तो यहां पे कितना आ जाएगा? 223 आ जाएगा। या फिर आप ऐसा समझ लो कि 308 में से 85 सब्ट्रैक्ट करो तो कितना आएगा? 223। तो गाइस दिस शुड बी द विकेट ऑर्डर, डेमियन मार्टिन, माइक हसी। क्या ये समझ में आया सबको? यहां पे माइक हसी HUS लिख देते हैं, है ना। अब देखो एंड्रयू साइमंड्स मैथ्यू हेडन के कितने रन बाद आउट हुआ है? 137। तो दोस्तों 105 में 137 ऐड करो तो जरा कितना आएगा? तो कैसे 242 आ जाएगा। तो यहां पे 242 पे एंड्रयू साइमंड्स आएगा। क्यों? क्योंकि मैथ्यू हेडन एंड माइकल क्लार्क में डिफरेंस और ज्यादा है, मैथ्यू हेडन एंड ब्रैटली में और ज्यादा है, मैथ्यू हेडन देन स्टीव क्लार्क में और ज्यादा है। तो इसलिए हमें पता है कि एंड्रयू साइमंड के बाद में माइकल क्लार्क, बाद में ब्रैटली, बाद में स्टीव क्लार्क, यही जाना चाहिए। क्या ये समझ में आया दोस्तों? तो यहां पे 137 और आगे कितना हो रहा है? देखो 50 ऐड हो रहा है, तो यहां पे भी 50 ऐड करो तो यहां पे 292 हो जाएगा। फिर यहां पे 0 ऐड हो रहा है तो फिर से 292 पे एक और विकेट गई। यहां पे 5 ऐड हो रहा है तो यहां पे 297 हो जाएगा। ओ सॉरी, यहां पे कितना ऐड हो रहा है? 15 ऐड हो रहा है, 307 हो जाएगा। समझ में आया? और ये विकेट्स कौन से हो जाएंगे? माइकल क्लार्क, ब्रेट ली, स्टीव क्लार्क एंड ग्लेन मैकग्रा। तो गाइस दिस टेबल इज कंप्लीट नाउ। इस तरीके से इसको करना था। दिस वाज डेफिनेटली अ गुड सेट, बट अगर मैं ये सेट को नहीं भी करता हूं, स्टिल आई कुड हैव आंसर्ड रिमेनिंग 15 क्वेश्चंस, ठीक है। जो 10 हमने ऑलरेडी देख लिए और जो आने वाले 5 है वो भी काफी आसान है, राइट। तो अभी जल्दी से उसको देख लेते हैं, क्योंकि ये सेट आपका कंप्लीटली सॉल्व हो गया है। क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार जल्दी से। व्हाट वर द टोटल रन स्कोर्ड बाय द ऑस्ट्रेलियन टीम विद द फॉल ऑफ देयर फोर्थ विकेट? तो दोस्तों फोर्थ विकेट जब गया तब रन कितना दिख रहा है? 140, टिक करो। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी रन्स वर स्कोर्ड फॉर द फिफ्थ विकेट पार्टनरशिप?
दोस्तों फिफ्थ विकेट पार्टनरशिप, मतलब आपका यहां पे फोर्थ एंड फिफ्थ के बीच में डिफरेंस कितना है, तो कहने से 223 माइनस 140, 83 रन वर स्कोर्ड, तो यहां पे 83 कर दो। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी टेबल हमारे पास रेडी है। विच वन ऑफ देम वॉज द फिफ्थ विकेट टू फॉल, आसान क्वेश्चन है, फिफ्थ विकेट किसका आएगा, माइक हसी का, टिक करना है। देखो कितने आसान क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी द रन स्कोर्ड बाय कीपर रिकी पॉइंटिंग, नाउ दिस इज अ ट्रिकी वन, क्या इसका आंसर बता सकते हो, ठीक है। और यहां पे कांट बी डिटरमाइन नहीं आएगा दोस्तों, कुड बी वाले क्वेश्चन में कभी भी कांट बी डिटरमाइन नहीं आएगा, क्योंकि कुड बी इटसेल्फ इज अ पॉसिबिलिटी, डेफिनेट आंसर नहीं मिल रहा है तो नन ऑफ दिस आएगा, ठीक है, नन ऑफ दिस आएगा। यहां पे टाइपिंग एरर था, मैंने इनको बताया भी था यार ये सब करेक्शन कर लेना, करेक्शन नहीं किए थे शायद, मैंने आप में नन ऑफ दिस था या कांट बी डिटरमाइन था दोस्तों, एक बार जरा कंफर्म करोगे, क्योंकि मैंने उनको बताया था ये कांट बी डिटरमाइन नहीं आ सकता, नन ऑफ दिस होना चाहिए। So, which of the following could be the run scored by skipper Ricky Ponting? So guys समझते हैं रिकी पॉइंटिंग के कितने रन हो सकते हैं, वो हमें देखना है। देखो टेबल में देखो, माइक हसी सॉरी मैथ्यू हेडन जब आउट हुआ तब कितने रन थे, 105 दोस्तों। और मैथ्यू हेडन कैन आई से, देखो मैथ्यू हेडन एंड एडम गिलक्रिस्ट वर ओपनर, तो मैथ्यू हेडन जैसे ही आउट हुआ, एक ओपनर आउट होता है तब थर्ड पर्सन आता है, तो कहने से यहां पे रिकी पॉइंटिंग तब आया होगा, मैथ्यू हेडन जब आउट हुआ तब रिकी पॉइंटिंग आया, और रिकी पॉइंटिंग खुद 123 पे आउट हो गया, मतलब मैक्सिमम रिकी पॉइंटिंग कितना कर सकता है, 18 रन कर सकता है या फिर 18 से कम। तो हमें एक ही ऑप्शन दिया है जो 18 से कम है, बाकी सारे 18 से ज्यादा है। क्या ये समझ में आया? तो गाइज एक ही ऑप्शन ऐसा दिया था जो 18 से कम था, रिकी पॉइंटिंग 18 से ज्यादा रन ही नहीं कर सकता, क्योंकि दोनों ओपनर कौन थे, मैथ्यू हेडन, एडम गिलक्रिस्ट। जैसे ही एक ओपनर आउट हुआ विच वाज मैथ्यू हेडन, तब रिकी पॉइंटिंग आया होगा, तब टीम का स्कोर 105 था, और रिकी पॉइंटिंग खुद 123 पे आउट हो गए, तो सारे रन वो रिकी पॉइंटिंग ने भी बनाए, तो भी 18 ही हो सकते हैं, तो इसलिए ये क्वेश्चन था। अभी क्लियर गाइस? ठीक है, चलो। एंड सिमिलरली लास्ट क्वेश्चन यार बड़ा आसान है, 292 फॉर 8 यार, हमने देखा 8वीं विकेट क्या था स्कोर, राइट। चलो अब जल्दी से इसको देख लो, क्योंकि हमें इसके बाद में हमारा एक और सेशन है। सो अभी हमारा दोस्तों एक चीज मैं बता देता हूं, सो विल बी मीटिंग एट 8:30 बिकॉज आई विल नीड 5 मिनट्स ब्रेक यार, ठीक है। सो विल बी मीटिंग एट 8:30 PM फॉर LRDI क्रैश कोर्स। ठीक है, सो लाइव, इट विल बी लाइव एवरीवन। सो सब लोग जुड़ जाना, 8:30 PM को मिलेंगे हम, क्योंकि ये अभी मुझे 15 मिनट तो और लगेगा वो सेट को समझाने में। हम्म, हाँ भाई क्रैश कोर्स अभी शाम को 8 बजे 8:30 हम मिलेंगे, तब मैं आपको सारी डिटेल बताऊंगा कि यार क्या होगा क्रैश कोर्स में, कब कब सेशन रहेंगे। आज भी कुछ चीजें आपको काफी सारी समझने को मिलेगी, यार आपके स्कोर क्यों स्टक है यार। मैंने देखा है, मतलब जितने भी स्टूडेंट्स के साथ में मैंने इंटरेक्ट किया है, स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि सर, मतलब ऑफ कोर्स देयर इज अ बंच ऑफ स्टूडेंट्स हु आर वेरी वेल प्रिपेयर्ड, दे आर सेटल विद द स्कोर, उनके कंसिस्टेंटली 30+ आ रहे हैं LRDI में, तो उनके लिए भी एक चीज है कि सर अब 3 सेट कैसे करें। लेकिन जो स्टूडेंट्स 12 से 15 18 के जोन में फंसे हुए हैं, मतलब एक सेट हो रहा है, कुछ भी कर लो यार, एक सेट ही हो रहा है, तो उनको मेरी कोशिश है कि मैं ले जाऊं 2 सेट पे, मतलब 30 के ऊपर ले जाऊं। 30 के ऊपर गए तो मतलब डेफिनेटली आपके 99+ परसेंटाइल तो उसमें आ गए, चाहे 3.5 लाख लिखे या 4.5 लाख लोग लिखे, उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। चलो, a mobile company sold mobiles in 4 different slots of a day. The box chart given below shows the information about the number of phones sold in 4 slots on 5 days. Right? तो दोस्तों 5 दिन की बात है, उसमें 4 स्लॉट में मोबाइल बिके हैं,
ठीक है। अब स्लॉट यहां पे लिखा हुआ है कि ऑल द स्लॉट्स आर ऑफ 4 hours लॉन्ग एंड ईच स्लॉट इज कॉन्जिक्यूटिव स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट स्लॉट एंड एंडिंग विद द फोर्थ स्लॉट। मतलब टोटल 16 घंटे हो गए। तो यार कहीं से भी ले लो आप, मतलब ऐसा समझ लो दुकान रात को भी ऑपरेशनल है, तो रात को 12 से सुबह 4 पहला स्लॉट हो गया, सुबह 4 से 8 दूसरा स्लॉट, 8 से 12 तीसरा, और 12 से 4 चौथा, और फिर वो जाके सो जाता है। समझ रहे हो? ऐसे भी हम अजम्पशन ले सकते, कोई डजंट मैटर एक्चुअली, वंस अगेन हाइपोथेटिकल थिंग, राइट? जैसे आपको लेना है ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 4 स्लॉट में वो उसने मोबाइल फोन बेचता है। अब यहां पे हमें सबसे इंपॉर्टेंट ये 4 पॉइंट्स है, 5 पॉइंट्स। फ्लोर एंड सीलिंग ऑफ लाइन शोज द नंबर ऑफ मोबाइल सोल्ड इन द फर्स्ट एंड फोर्थ स्लॉट इन एनी ऑर्डर। एनी ऑर्डर मतलब ये फर्स्ट स्लॉट हो सकता है, ये फोर्थ हो सकता है, या फिर ये फर्स्ट हो सकता है, ये फोर्थ हो सकता है। लेकिन आगे बताया है व्हाइट बॉक्स, यहां पे लिखा है ब्लैक बॉक्स मींस द नंबर ऑफ मोबाइल सोल्ड इन द फर्स्ट स्लॉट इज मोर देन दैट इन द फोर्थ स्लॉट। सो गाइस दिस इज व्हाट मेक्स दिस सेट वेरी इजी सेट। उन्होंने खुद ने ही हमें बता दिया है। अगर ये सेट को थोड़ा सा और डिफिकल्ट बनाना होगा, जैसे कैट में इतना आसान सेट नहीं देंगे, मैं आपको बता देता हूं अभी से, तो वो क्या करेंगे, कुछ और आपको इंटरप्रेट करने को कहेंगे, जिससे आपको पता लगेगा कि ये फर्स्ट स्लॉट का डेटा है या ये फर्स्ट स्लॉट का है। यहां पे सीधा सीधा बता दिया व्हाइट बॉक्स एंड ब्लैक बॉक्स सीधा। क्या ये पार्ट क्लियर है? तो जैसे ब्लैक बॉक्स मींस द नंबर ऑफ मोबाइल सोल्ड इन द फर्स्ट स्लॉट इज मोर देन दैट इन द फोर्थ स्लॉट। सो गाइस ये फर्स्ट स्लॉट हो गया, ये फोर्थ स्लॉट हो गया, ये फर्स्ट स्लॉट का हो गया, ये फोर्थ स्लॉट का हो गया, फर्स्ट स्लॉट फोर्थ स्लॉट। और सिमिलरली व्हाइट बॉक्स मतलब उसका उल्टा, फर्स्ट स्लॉट फोर्थ, फर्स्ट फोर्थ। तो ये तो हमें सीधा सीधा मिल गया। क्या इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है? एक बार यस नो कर दो चैट बॉक्स में। ठीक है, ये तो बड़ा आसान था। आगे लिखा है मिडल ऑफ फ्लोर एंड सीलिंग ऑफ द बॉक्स, middle of floor and ceiling of the box shows the number of mobile sold in the second slot of the day। ठीक है, तो गाइस बॉक्स का जो मिडल ऑफ फ्लोर एंड सीलिंग, ओ सॉरी गाइस, यहां पे है मिडल ऑफ फ्लोर एंड सीलिंग ऑफ द बॉक्स शोज द नंबर ऑफ मोबाइल फोन सोल्ड इन द सेकंड डे। मतलब बॉक्स का जो मिडिल पार्ट है ना, वो सेकंड डे का नंबर दिखाता है। तो दोस्तों यहां पे देखो, कैन आई से ये बॉक्स का मिडिल लाइन यहां पे आएगा, तो ये कितना है 35 है, तो यहां पे 35 आ जाएगा, यहां पे कितना आ जाएगा 45। ये सेकंड स्लॉट है, दिस इज सेकंड स्लॉट डेटा। तो वो बंदे ने सेकंड स्लॉट में मंडे को कितने मोबाइल बेचे 45, ट्यूसडे को 35, वेडनेसडे को कितना आ जाएगा वापस 45, ठीक है, थर्सडे को कितना आ जाएगा 40, एंड फ्राइडे को कितना आ जाएगा यहां पे 30। डू यू ऑल अग्री गाइस? क्या ये समझ में आया? सेकंड स्लॉट का हमें डेटा मिल गया। एंड सिमिलरली मिडल ऑफ फ्लोर एंड सीलिंग ऑफ द लाइंस ऑफ द नंबर ऑफ मोबाइल सोल्ड इन द थर्ड स्लॉट ऑफ द डे। मतलब जैसे मंडे की बात करते हैं तो दोस्तों लाइन का टॉप कितना है 80, लाइन का बॉटम कितना है 20, 80 प्लस 20 बाई 2 कर दो यार, कितना आ जाएगा 50। तो उसने थर्ड स्लॉट में मंडे को 50 फोन बेचे, दैट्स इट। ठीक है, राइट, ओके। तो यही चीज आइडियली, अभी देखो आपको क्या करना चाहिए पता है, ऐसा सेट आया है ना, तो पहले क्वेश्चन को देखो। अब अगर मैं क्वेश्चन को देखता हूं यहां पे, द रेट एट विच मोबाइल्स आर सोल्ड for the first 3 hours on Monday is 22, and the rate at which mobiles are sold in the last 2 hours of the second slot on that day is 16 per hour. If the total mobiles sold in the fourth hour is double that sold in fifth hour, and so on and so forth. So कहीं ना कहीं can I say हमें फर्स्ट स्लॉट सेकंड स्लॉट की डेटा की जरूरत है मंडे को। फिर आगे अगर हम देखते हैं तो वैसी ही कुछ बात है, थर्सडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे की बात है, तो हमें डेटा की जरूरत है। तो गाइज आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा कि इन सच सिनारियो इट्स बेटर that you spend 3 to 4 minutes and prepare this table. At the most आपको 3 minutes 4 minutes लगेगा। मैं कह रहा हूं कि अगर आप एवरेज स्पीड से कैलकुलेशन करते हो, फास्ट है तो फटाफट 2 मिनट में भी बना सकते हो ये टेबल। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? तो यहां पे आपको सबसे पहले ये टेबल बनाना है, और टेबल बनाते समय 1% गलती नहीं होनी चाहिए। तो देखो आप ये फटाफट और 4 मिनट या 6 मिनट में आप सारे क्वेश्चन आंसर कर देते। मतलब ये सेट को करने के लिए आपको टोटल 12 से 13 मिनट लग सकता है एट द मोस्ट। क्यों? पहले 2-3 मिनट मैंने समझा, फिर मैंने 3-4 मिनट में टेबल बनाया, और आगे और 6 मिनट में मैंने सारे क्वेश्चन को आंसर किया। एक बार टेबल मेरे सामने है तो यार मेरी कैलकुलेशन फास्ट ही हो जाएगी, बहुत ज्यादा नहीं है, राइट?
समझ में आ रहा है ये सबको? एक गौरव, थैंक्स मैन फॉर योर काइंड वर्ड्स। ठीक है, सो रौनक शाह 2.0 हैज जस्ट बिगन गाइस। ठीक है, तो 1.0 खत्म हो गया, अभी 2.0 शुरू हुआ है एंड इट हैज जस्ट स्टार्टेड, सो जस्ट रिजर्व योर वर्ड्स। या बट एनीवेज, मतलब आप एक आध मैसेज भी कर दोगे तो चलेगा। मैं मतलब उसके उस पर्सपेक्टिव से सोचता भी नहीं इतना ज्यादा। बस यार मेरा यही है कि कुछ चीज मैंने डिसाइड करी है आने वाले 20 दिनों में, सो आई वांट टू एग्जीक्यूट दैट। उसके बाद में स्नैप आएगा, तो स्नैप में मैं आपकी मदद करना चाहूंगा, तो करते हैं यार, आगे बढ़ते हैं और क्या। चलो एनीवेज दोस्तों, अभी सुनो ध्यान से। यहां पे हमने टेबल बना दिया, ये टेबल बन गया, राइट? सो अभी आपको क्या करना है, हाँ अभी आपको क्या करना है वो समझो। सो क्वेश्चन को देखते हैं। द रेट एट विच मोबाइल्स आर सोल्ड फॉर द फर्स्ट 3 ईयर्स ऑन मंडे इज 22 पर आवर। दोस्तों मंडे को, हाँ मंडे को हम क्या करते हैं, यहां पे मैं थोड़ा अलग तरीके से एक कैलकुलेशन आपको दिखाता हूं। मेरे पास कितनी स्पेस है यार, सिर्फ इतनी स्पेस है, मेरे पीछे चला जाएगा। चलो यहां पे लिखते हैं। दोस्तों मंडे को मैं क्या करता हूं, फर्स्ट आवर, सेकंड आवर, थर्ड आवर, फोर्थ आवर, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट, मैंने ऐसे आर लिख दिए। तो कहने से 1 to 4 इज स्लॉट 1, दिस 1 to 4 इज स्लॉट 1 एंड 5 to 8 इज स्लॉट 2। ये आप सबको समझ में आ रहा है? तो यहां पे लिख दिया है, थोड़ा छोटा जगह है हमारे पास में, ठीक है, राइट। अब हमें क्या बताया, द रेट एट विच मोबाइल्स आर सोल्ड फॉर फर्स्ट 3 ईयर्स ऑन मंडे इज 22 पर आवर। मतलब 22 पर आवर है, छोटी छोटी चीजें मिस मत कर लेना। तो मतलब 3 घंटे में आपने 22 फोन नहीं बेचे, कितने बेचे हो गए, 66 बेचे हो गए, 22 इंटू 3। तो कहने से ये 3 घंटे में मेरे 66 फोन चले गए। अब मंडे को यार एक सेकंड, हाँ हमारा फर्स्ट स्लॉट मतलब 1 to 4 आवर्स में हमने टोटल कितने फोन बेचे थे, 80। तो कहने से मैंने फोर्थ आवर में 14 फोन बेचे होंगे। क्या ये समझ में आया सबको? मंडे को हमने पहले 4 घंटे मतलब फर्स्ट स्लॉट मतलब पहले 4 घंटे में हमने 80 फोन बेचे हैं, जिसमें से 66 फोन हमने पहले 3 घंटे में बेचे। तो चौथे घंटे में कितने बेच दिए, 14 बेच दिए। अब आगे क्या बताया है देखो, एंड द रेट एट विच मोबाइल्स आर सोल्ड इन द लास्ट 2 आवर्स ऑफ द सेकंड स्लॉट। गाइस लास्ट 2 आवर्स ऑफ सेकंड स्लॉट मतलब 7 and 8 इज 16 पर आवर। तो 2 घंटे में 16 पर आवर से मतलब टोटल 32 मोबाइल्स बेचे होंगे। एंड अगर आप देखोगे सेकंड स्लॉट का हमारा डेटा क्या है, मंडे का सेकंड स्लॉट का डेटा क्या था दोस्तों, तो यहां पे टेबल में देख लो। मंडे सेकंड स्लॉट हमने कितने बेचे, 45 बेचे टोटल। तो 45 में से 32 तो मैंने यहां पे बेच दिए। तो कहने से इन दोनों का मैंने टोटल कितना बेचा है, 13 बेचा है। 5 फिफ्थ आवर एंड सिक्स्थ आवर में मैंने टोटल कितना बेचा होगा, 13 बेचा होगा। क्या ये अग्री करते हो? क्योंकि हमारा टोटल 45 बिका है। और यहां पे स्टूडेंट्स को ये कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है यार, इतनी तो आपको लेवल लेके जाना पड़ेगा कि आप एकदम फाइन कैलकुलेशन करो। क्वेश्चन सेट में कुछ भी नहीं है, स्टेप बाय स्टेप जो बताया है वैसा आगे करते रहना है। अब हमें आगे क्या कहा है, इफ टोटल मोबाइल सोल्ड इन द फोर्थ आवर इज डबल दैट सोल्ड इन द फिफ्थ आवर। तो दोस्तों फिफ्थ आवर में जो आपने मोबाइल बेचा उससे डबल आपने फोर्थ आवर में बेचा। फोर्थ आवर में मैंने 14 बेचा, तो कहने से फिफ्थ आवर में मैंने 7 बेचा होगा। फिफ्थ एंड सिक्स्थ आवर में मिला के मैंने 13 बेचा। तो सिक्स्थ आवर में मैंने कितने बेचे होंगे, 6 बेचे होंगे। दैट्स माय आंसर। मुझे 6 टिक करना था यार। ये तो मैं आपको समझा रहा हूं स्टेप बाय स्टेप, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है कि यार ये कितना लंबा जा रहा है। एक्चुअली अगर आप विद कॉन्सेंट्रेशन करते हो, आप शायद 1.5 मिनट 2 मिनट के अंदर ये क्वेश्चन को कर लोगे। 2 मिनट लगेगा आपको अगर आप कॉन्सेंट्रेशन से करते हो। टेबल आपके सामने है यार, मैंने स्टूडेंट्स 1-1 मिनट में भी कर सकते हैं ये, ठीक है ना। बट गलती मत करना, आप 3 मिनट ले लो ये क्वेश्चन को करने के लिए, लेकिन ये मत करना कि 1 मिनट में कर दिया आंसर आप 7 टिक करके आ गए या 4 टिक करके आ गए, उसका कोई मतलब नहीं बनता है। सो आई ऑलवेज मेंशन फोकस ऑन एक्यूरेसी एवरीवन। अभी क्लियर? नहीं यार अमन देखो, व्हाट इज द पॉइंट इन गेटिंग 2.5 सेट करेक्ट ऑफ दिस टाइप, मतलब 0.5 सेट करेक्ट ऑफ दिस टाइप यार, क्योंकि इसके अंदर ऐसा तो है नहीं कि आपसे सेट सॉल्व नहीं हुआ। अगर आप 3 क्वेश्चन आंसर कर सकते हो तो बाकी के 2 भी हो जाएंगे, अनलेस दे आर एक्सट्रीमली टाइम कंज्यूमिंग, तो हम छोड़ देंगे, वो अलग चीज है ना। तो चलो देखते हैं
मोस्टली स्टूडेंट्स ने इसमें कैलकुलेशन में गलती करी है। जैसे ये वाला क्वेश्चन, द रेट एट विच मोबाइल्स आर सोल्ड इन द फर्स्ट 2 आवर्स ऑफ द थर्ड स्लॉट ऑन मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे इज 8 per hour, 5 per hour, 10 per hour, and so on and so forth. Then what is the average number of mobiles sold on all the 5 days in the last 2 hours of the third slot? यार, isn't this very simple question? ठीक है, थर्ड स्लॉट की बात है दोस्तों। थर्ड स्लॉट में हमें हर एक दिन का थर्ड स्लॉट का डेटा पता है, हर एक दिन का हमारा थर्ड स्लॉट का डेटा पता है, 50, 30, 40, 40 एंड 25, ये हमें पता है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, यहां पे मैं सीधा सीधा इसका एवरेज निकाल दूं, पूरे थर्ड स्लॉट का एवरेज कितना है, क्या ये समझ में आ रहा है ना। और हमें क्या दिया हुआ है यहां पे, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, देखो बहुत ही सिंपल है यार, आप ऐसे भी कर सकते हो, 50 इसका टोटल कर दो, कॉम्प्लिकेट नहीं करते, 50 प्लस 30 80, 120, 160, 185। मैंने टोटल थर्ड स्लॉट में टोटल मैंने कितने बेचे, 185। एंड अब यहां पे देखो फर्स्ट 2 आवर्स में मैंने कितने बेचे हैं, तो 8 प्लस 5 13 प्लस 10 23 35 37.5 37.5 मैंने पर आवर बेचे हैं। तो इंटू 2 कर दो, कितना हो गया, 75 हो गया। तो गाइस मैंने पहले 2 घंटे में 75 बेचे, तो बाकी के 2 घंटे में मैंने कितने बेचे होंगे, कहना से 110 बेचे होंगे। बाकी के 2 घंटे में मैंने 110 बेचे होंगे। क्या ये समझ में आ रहा है ना। तो पर आवर निकालना, इसलिए 2 से डिवाइड करो तो कितना आ जाएगा, ये आपका कितना आ जाएगा, 55 आ जाएगा। और 5 दिन है तो 5 से डिवाइड कर दो तो 11 आ जाएगा, है ना। यहां पे आपको क्या पूछा है, सॉरी, देन व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ मोबाइल सोल्ड ऑन ऑल द 5 डेज इन द लास्ट 2 आवर्स पर आवर नहीं कहा है। तो गाइज ये 2 से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, आपको सीधा सीधा इसको सिर्फ 5 से डिवाइड कर देना है। जस्ट डिवाइड बाय 5, क्योंकि आपको पर आवर का रेट नहीं पूछा है, एवरेज ये लास्ट 2 आवर्स में कितना आपने बेचा है। तो हमें पता है 5 दिन में हमने टोटल लास्ट 2 आवर्स में, थर्ड स्लॉट के लास्ट 2 आवर्स में 110 बेचे, तो 5 से डिवाइड कर दो, आपको आंसर मिल गया 22। क्या ये पार्ट क्लियर है एवरीवन? सो इसका आंसर आपका 22 आना चाहिए। सो सिमिलरली ऑल दी अदर क्वेश्चन कुड हैव बीन सॉल्व्ड। क्या ये अग्री करते हो आप लोग दोस्तों? ठीक है ना। तो मैं बाकी के आंसर बता देता हूं, आप इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है, जैसे ये है, ठीक है। अच्छा, इसका एक शॉर्टकट है, इसलिए मैं ये बता देता हूं दोस्तों, इसका एक शॉर्टकट है, देयर इज अ शॉर्टकट फॉर दिस क्वेश्चन। आई डोंट नो वेदर यू आर पेइंग अटेंशन टू सच थिंग्स और नॉट व्हाइल सॉल्विंग। हालांकि उससे ऐसा नहीं है कि आपके कोई 10 मिनट सेव हो जाएंगे, बट 1 मिनट 40 सेकंड्स टू 1 मिनट सेव हो सकता है। कैसे? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द रेट पर आवर एट विच मोबाइल्स आर सोल्ड इन द फर्स्ट स्लॉट ऑन ऑल द 5 days together and the rate per hour at which mobiles are sold in the fourth slot on all 5 days put together? सुनो ध्यान से दोस्तों, ये एक आखिरी सवाल मैं लेता हूं, इसके बाद में हम 5 मिनट का ब्रेक लेंगे एंड देन विल वंस अगेन मीट ऑन यूट्यूब फॉर LRDI क्रैश कोर्स बिगिनिंग। ठीक है, तो पहले ये इसका शॉर्टकट क्या है, मुझे कहा है कि रेट पर आवर एट विच मोबाइल्स आर सोल्ड इन द फर्स्ट स्लॉट ऑन ऑल द 5 days एंड फोर्थ स्लॉट ऑन ऑल 5 days। तो गाइस कहना इससे 3 दिन ऐसे है जब फर्स्ट स्लॉट में आपका ज्यादा मोबाइल बिका है, फर्स्ट स्लॉट में ज्यादा मोबाइल बिका है, एंड 2 ही दिन ऐसे है जब फर्स्ट स्लॉट में कम मोबाइल बिका है। क्या ये अग्री करते हो आप? ठीक है, तो यहां पे मैं क्या करूंगा, फर्स्ट स्लॉट माइनस फोर्थ स्लॉट लिखता हूं फॉर ईच डे। तो मंडे के लिए फर्स्ट स्लॉट माइनस फोर्थ स्लॉट कितना होगा दोस्तों, तो कहना इसे 80 माइनस 20 कितना आ जाएगा, 60। ट्यूसडे के लिए, और ये तो आप माइंड में भी कर सकते हो, 50 ट्यूसडे के लिए 10 माइनस 50 तो कितना आ जाएगा, माइनस 40 आ जाएगा, क्योंकि ये फर्स्ट स्लॉट है, ये फोर्थ स्लॉट है, तो आपको फर्स्ट में से फोर्थ सबट्रैक्ट करना है। तो ये कितना आ जाएगा आपका, माइनस 40। वेडनेसडे के लिए 20 माइनस 60 माइनस 40। थर्सडे के लिए 65 माइनस 15, थर्सडे के लिए 50 आ जाएगा, एंड फ्राइडे के लिए 40 आ जाएगा। क्या ये समझ में आया? इसका समेशन कर दो अभी। तो दोस्तों इसका समेशन करूंगा तो 40 40 चला गया मेरा, यहां पे 10 बचा, तो 60 प्लस 10 कितना आएगा, 70 आ जाएगा। एंड आपको पर आवर निकालना है, एक स्लॉट में कितने घंटे होते हैं, 4 घंटे, तो इसको 4 से डिवाइड कर दो, सीधा सीधा आपका आंसर आ गया ऑप्शन ए, 70/4 17.5। क्या ये समझा दोस्तों? ये समझ में आया? जल्दी से एक बार यस नो करो। ये सिंपल एवरेज का कॉन्सेप्ट है,
मैंने यहां पे एवरेज का एक शॉर्टकट यूज किया है जो मैंने मेरे बिगिनर्स बैच में भी समझाया था, एवरेज मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोस में भी समझाया हुआ है। आर गेटिंग दिस पॉइंट? तो सवाल ये नहीं है कि आप एवरेज के कितने क्वेश्चंस करते हो, सवाल ये है आपने एवरेज को समझा है कि नहीं समझा है, राइट? जिन लोगों ने मुझे मेरे सेशंस को फॉलो किया है उसको डेफिनेटली पता होगा कि सर ने इस तरीके से कैलकुलेशन सिखाया हुआ है, और हम LRDI में तो डेफिनेटली इसको यूज करते ही करते हैं, खास करके कैलकुलेशन बेस्ड DI में। ठीक है, चलो। सो दोस्तों यहां पे मैंने क्या किया कि भाई देखो इसका लॉजिक कुछ ऐसा है, ये क्यों ऐसे किया है मैं एक बार फिर से बाकी स्टूडेंट्स को बता देता हूँ। कुछ स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि सर नहीं किया हुआ है, चलेगा। देखो सपोज मैं 2 साल की बात करता हूं, देयर आर 4 कंपनीज ABCD एंड उनका 2022 एंड 23 का रेवेन्यू दिया हुआ है हमें। ठीक है, तो ए का 2022 में रेवेन्यू आपका था 50 करोड़ एंड 23 में हो गया 80 करोड़। बी का था 40 करोड़ और वो हो गया 60 करोड़। सी का था 50 करोड़ और वो हो गया 30 करोड़। ठीक है, एंड यहां पे डी का आपका था से 40 करोड़ और उसका हो गया 30 करोड़। ओके, तो अगर मैं आपको पूछूं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज रेवेन्यू इन 2022 एंड 2023, अगर मैं ये सवाल पूछूं तो नॉर्मली आप कैसे करते हो भाई, इसका टोटल कर देंगे 50 और 40 90 प्लस 50 कितना हो गया 140 प्लस 40 180, 4 कंपनियां तो डिवाइड बाय 4 कर दिया, कितना आ जाएगा ये 45 आ जाएगा। सिमिलरली आप इसका टोटल कर देते हो 80 प्लस 8 140 170 और 200 बटे 4 कर दिया, कितना आ गया 50 आ गया। इन दोनों का डिफरेंस क्या हो गया आपका, इन दोनों का डिफरेंस क्या हो गया आपका 5 का आ गया, तो यहां पे मैं आंसर 5 लिख दूंगा। ये समझ में आ रहा है? आप ऐसे करते, इसकी जगह पे यहां पे देखो वैल्यू आसान थे, आपने फटाफट ऐड कर दिया। अब जस्ट इमेजिन अगर यहां पे वैल्यू होते 172 178, ठीक है 263 254 ऐसे कुछ वैल्यू होते तो ये सबको ऐड करने में कितना टाइम चला जाता आपका। तो उसकी जगह पे मैं आपको क्या बता रहा हूं कि आप ये सबको ऐड ही मत करो, आप क्या करो सीधा सीधा यहां पे डिफरेंस देखो। अब देखो दूसरा मेथड देखते हैं, ठीक है, अब दूसरा मेथड देखते हैं। हम एडिशन नहीं करेंगे क्योंकि जब कॉम्प्लिकेटेड नंबर्स हो गए, डेसिमल में नंबर हो गए तो एडिशन करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो मुझे दिख रहा है यार कि 2023 में वैल्यूज थोड़ी ज्यादा है 80 60, फिर यहां पे 20 का कम है, यहां पे 10 ही कम है। तो मैं क्या करता हूं दोस्तों, मैं क्या करता हूं 23 माइनस 22 कर देता हूं। तो 80 माइनस 50 कितना होगा पॉजिटिव 30, 60 माइनस 40 कितना आ जाएगा प्लस 20, 30 माइनस 50 कितना आ जाएगा माइनस 20 एंड 30 माइनस 40 कितना आ जाएगा माइनस 10। ये दोनों तो कैंसिल हो गए। 30 माइनस 10 कितना आ जाएगा 20। कितने कंपनीज है 4, डिवाइड बाय 4 कर दो, आंसर क्या आ गया 5 आ गया कि नहीं। आंसर 5 आ गया कि नहीं। तो मैं वही कह रहा हूं कि आप थोड़ा सा सोचो जब भी आप करते हो, यू कैन डेफिनेटली सेव टाइम स्पेशली व्हेन द नंबर्स आर कॉम्प्लिकेटेड। हर जगह पे आप ये नहीं कर सकते सर कम कैलकुलेटर में ऐड कर देंगे, यार हर एक नंबर को कैलकुलेटर में टाइप करना इतना आसान नहीं होगा। तो मैं कह रहा हूं कि छोटे कैलकुलेशन माइंड में ही करो, खास करके जहां पे पॉसिबल है। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको इस एनालिसिस से डेफिनेटली फायदा हुआ होगा। जो लोग बाकी के क्वेश्चन ट्राई करना चाहते हैं उनके लिए मैं आंसर भी दे देता हूं। क्वेश्चन 4 का आंसर आएगा ऑप्शन बी एंड क्वेश्चन 5 में टीटा क्वेश्चन है, इसका आंसर आएगा 10। तो पूरा पेपर मैंने आपको करवा दिया इसका। ठीक है, अब कल से हम ये शुरू कर रहे हैं, बट वी आर मीटिंग टुनाइट, आज मिल रहे हैं, ठीक है, एट 8:30 8:35 कर देते क्योंकि 8:30 ऑलरेडी हो चुका है। तो दोस्तों 5 मिनट में हम इसको मिलते हैं। अच्छा एक चीज मैं आप सबको बताऊंगा, प्लीज मेक श्योर ऑल ऑफ यू हैव ज्वाइन टेलीग्राम चैनल। हर एक पीडीएफ अब मैं क्या करूंगा टेलीग्राम पे सीधा पोस्ट कर दूंगा। यार वो शीट में अपडेट होता है नहीं होता है, मेरे टीम मेंबर्स करते हैं नहीं करते, मैं ग्रुप में पोस्ट कर दिया करूंगा। कहाँ पे, इस चैनल पे, ये टेलीग्राम चैनल पे आपको हर एक पीडीएफ मिलेगा, राइट। एंड या आप यहां से भी काफी सारा और खजाना एक्सप्लोर कर सकते हो। तो इस लिंक को जरूर से दिखना जिसको प्रैक्टिस करिए। एज इट इज टाइप करो https://tinyurl.com/ronak-sir, ठीक है, चलो। एंड दोस्तों yes, as I always mention, remember code SHAR10 whenever you go for plus or iconic subscription.
do let your friends know about that. That's it, guys. Now let's meet in 5 minutes and let's discuss how we are going to have go forward with the LRDA crash course. Crash course में हम क्या करेंगे, कैसे फायदा होगा, कौन सी चीजों का ध्यान रखना है और क्या आप